Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, today we are going to move towards the next topic, that is development of the national politics. And talking of national politics, तो हम लोगों ने कल ही देख के रखा हुआ था कि national politics began with the development of nationalism. अब हम लोगों ने elaborate discussion related to nationalism cover up करके रखा हुआ है. We have seen कि how nationalism is basically developed upon. nationalism के multiple parameters कैसे होते हैं कि what is religious nationalism, linguistic nationalism, thereafter फिर ethnic nationalism and secular nationalism. We have also discussed कि ये nationalism इंडिया में जो आया उसके factors क्या responsible थे. And today we need to take this discourse forward. We need to see कि ये nationalism लाने वाले लोग कौन थे, nationalism लाने के पीछे what was their objective, and thereafter ultimately कि Indian National Congress found कैसे हुई, and Indian National Congress के जो फाउंडिंग से एसोसिएटेड हमेशा ये कंट्रोवर्सी चलती है कि भाई ये तो सेफ्टी वॉल है. तो वी नीड टू सी कि व्हाट इज एग्जैक्टली सेफ्टी वॉल थियरी एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू बेसिकली सम अप दिस लेक्चर. तो लेट्स मूव इनटू इट. बट अगेन आगे जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू द पीपीटी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ आस. एंड अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल सवाल पूछना है देन ऑब्वियसली फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार बहुत मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो यूजुअली एक 7 डेज़ का टाइम लैग रहता है इसमें. अगर 7-8 डेज़ में आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है देन ऑब्वियसली आपका मैसेज फिर मिस आउट हो चुका है. तो यू नीड टू बेसिकली हाईलाइट इट अगेन, एटलीस्ट पुट अ डॉट या फिर जेंटल रिमाइंडर करके लिख दो तो सो दैट योर क्वेरी कैन बी टेकन केयर ऑफ. सो दैट इज़ समथिंग टू बिगिन विथ. एंड लेट्स जस्ट एंटर कि अब ये डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर जाते हैं. एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स मतलब अब डेमोक्रेटिक सेक्युलर पॉलिटिक्स वी कैन टॉक अबाउट. एंड ये डेमोक्रेटिक या फिर सेक्युलर पॉलिटिक्स जब ये इनिशियल लेवल पे इंडिया में आना चालू होगा तो दिस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फैलाने का काम अब इंडिया में किस किस लोगों ने किया, दैट इज़ पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके ऊपर बात करेंगे. ऑब्वियसली फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ आवर कंट्री क्रिएटेड इन 1885. 1885 में जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी दैट वॉज अ लैंडमार्क ओकेजन. वाई इट वॉज अ लैंडमार्क ओकेजन ये अब थोड़े टाइम में हम लोग देखेंगे. बट बिफोर गोइंग इन टू दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडरेट लीडरशिप इटसेल्फ, मैंने आपको कल ही बता के रखा था कि इंडिया में अब आपको सबसे पहले जो है मॉडरेट लीडरशिप डेवलप होती हुई दिखाई देगी. हाउएवर इनके पहले जो है इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय इन 1804 ये लीडरशिप डेवलप्ड हुई है. मॉडरेट लीडरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम 1850s अराउंड जो है वो डेवलप्ड हुई. एंड यही मॉडरेट लीडरशिप ने 1850 से लेके फिर 1885 के बीच में काफ़ी रॉक सॉलिड बेस ऑफ द एंटायर नेशनल मूवमेंट क्रिएट करके रखा हुआ था. एंड ये नेशनल मूवमेंट में जो इन्होंने बेस प्रोवाइड किया था उसमें दिस पर्टिकुलर मॉडरेट्स डिमांडेड सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. हमने पहले ही देख के रखा है कि इंडिया में स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की डिमांड थी ना, तभी जाके वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली कि महात्मा ज्योतिबा फुले उन्होंने खुद अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जो हम लोगों ने पहले ही देख के रखे थे. हमने आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है वो भी देख के रखे हुए थे कि आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन्होंने भी अल्टीमेटली फिर 1848 में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए. ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये एजुकेशन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट था कि इवन सर्टन रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के भी आपको एजुकेशन डेवलपमेंट दिखाई देंगे. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड इसके साथ साथ फिर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो इनके ऊपर हम लोगों ने देख के रखा हुआ है. तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन दैट वाज ऑलवेज अ हॉलमार्क ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म. एंड ये क्यों, अब यही मैंने आपको प्रिसाइजली लास्ट वाले लेक्चर में बता के रखा था कि इंडियाज पीपल या फिर द एजुकेटेड पीपल नाउ अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. एंड वंस एजुकेटेड पीपल अंडरस्टूड कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, यही वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने अब धीरे धीरे इंडियंस को भी एजुकेशन का एक्सेस देना चालू किया. द अर्लीस्ट एफर्ट वॉज ऑब्वियसली टेकन केयर बाय राजा राम मोहन रॉय. उसके बाद में फिर एक स्ट्रिंग ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर एज वेल एज मॉडरेटर इन लोगों ने क्या करके रखा है, तो इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो ला के रखे हुए हैं. एंड दे डिमांडेड सेम इवन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग डिमांड वी कैन सी कि वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1850-54 वाला इंडिया में आया. एंड अकॉर्डिंगली फिर इंडिया में यूनिवर्सिटी से लेके प्राइमरी एजुकेशन तक एक इलेबोरेट हायर की एजुकेशन की डेवलप भी हुई. वैसे इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी चाहिए थे. व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और व्हाट वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दे वर टॉकिंग अबाउट. तो 1858 में जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था एंड ये क्वींस प्रोक्लेमेशन में जो प्रॉमिस किए गए थे कि वी आर गोइंग टू एनहेंस
द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, तो वो वाले रिफॉर्म जो इनको चाहिए थे। एंड इन दैट कैपेसिटी इन लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल लेवल पे फिर म्यूनिसिपैलिटीज़, ऐसे मल्टीपल बेसिकली डेवलपमेंट दे वांटेड। एंड नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, बट ये डेवलपमेट के साथ साथ उसमें ग्रोइंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, इसके ऊपर भी इन्होंने हमेशा फोकस रखा था कि इफ़ वी आर क्रिएटिंग द educational institutions in our country, modern parliamentary democratic based institution in our country, तो वो सिर्फ बनने important नहीं है, इसमें growing participation of the educated Indian हम लोगों को दिखाई देना चाहिए। Ultimately over a period of the time ये literacy बढ़ाएंगे, education बढ़ाएंगे, and we will wield India together, because फिर आप मॉन्टेस्क्यू पढ़ोगे, वोल्टेयर पढ़ोगे, रूसो पढ़ोगे, उससे ultimately वही तो फ़ायदा आपको होगा कि विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म, एंड नेशनलिज्म आपके अंदर आना चालू होगा। एंड दैट वाज देयर इनिशियल डिमांड। बट ये डिमांड जो है इन्होंने रखने के साथ साथ ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जब आप डिमांड रखोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर द ऑर्डिनरी पब्लिक? फॉर ऑर्डिनरी पब्लिक यू कैन ऐड वन मोर स्पेसिफिक पॉइंट ओवर हियर, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। एंड ये डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म आप करोगे कैसे? तो इसके लिए भी इन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करके रखी थी। मोडस ऑपरेंडी वॉज प्लेन एंड सिंपल कि हर एक मॉडरेट लीडर, अब जो आपको दिखाई देगा, ये पर्टिकुलर मॉडरेट लीडर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में वॉलंटियर्स होंगे। अब ऑब्वियसली हमने कल ही डिस्कस करके रखा हुआ था कि यही मॉडरेट लीडर जो है दे हैड एंटेंगल्ड देमसेल्फ इनटू प्रेस एंड लिटरेचर। अल्टीमेटली जो भी प्रेस एंड लिटरेचर नेशनलिज्म या फिर नेशनलिस्ट इन ओरिएंटेशन होगा, ये अल्टीमेटली वॉलंटियर को दिया जाएगा। ये लोग अब इंडिया के विलेज लेवल पे जाएंगे एंड देयर आफ्टर इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड करने का काम करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली ये नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में स्प्रेड होना चालू हो गया। एंड नेशनलिज्म की चपेटे में अब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आने चालू भी हुए। इफ़ यू एंड मी वी आर कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज अ नेशनल, डिस्पाइट आवर लैंग्वेज इज डिफरेंट, आवर रिलीजन माइट बी डिफरेंट, आवर कास्ट माइट बी डिफरेंट, आवर वर्ण माइट बी डिफरेंट, एंड आवर रीजन्स माइट बी डिफरेंट, आवर क्यूजिंग माइट बी डिफरेंट, आवर वेयरिंग पैटर्न माइट बी डिफरेंट, बट स्टिल वी कंसिडर आवर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। अगर मैं आज से 200 ईयर्स पहले भी जाऊँ, दैट इज़ 1824 की भी अगर मैं बात करूँ, तो दैट वाज नेवर द सिनेरियो इन आवर कंट्री। तो ऐसा क्या चेंज हो गया रैपिडली बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1900, स्टार्टिंग फ्रॉम 1820s 30s ऑनवर्ड? तो ऑब्वियसली इट वाज द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉडरेट। वर्चुअली फिर हर एक पर्टिकुलर मॉडरेट लीडर्स की अब खुद उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल न्यूज़पेपर। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो एक न्यूज़पेपर तो दिखाई ही देता है। एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कोई ना कोई तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फिर अपना नेशनलिस्ट लिटरेचर सप्लीमेंट करेंगे, एंड वो अल्टीमेटली फिर ग्राउंड लेवल पे स्प्रेड करने का काम ये लोग करेंगे। जैसे आई कैन गिव अ प्राइमरी एग्जांपल कि 1883 एंड आफ्टर 1884 में जो बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर इंडिया में बने, दैट इज़ आनंद मठ, एंड आनंद मठ के साथ साथ अल्टीमेटली फिर देवी चौधरानी। तो अल्टीमेटली ये दोनों लिटरेचर वॉज अ नेशनलिस्ट इन ओरिएंटेशन। हमने देखा था कि दोनों का जो फोकस था इट वॉज बेसिकली ऑन दी सन्यासी रिबेलियन। एंड ये सन्यासी रिबेलियन को अल्टीमेटली फिर ग्राउंड लेवल पे स्प्रेड करने का काम किसने किया? देयर वॉज वन नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, दैट वॉज बेसिकली इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन जो है एस.एन. बैनर्जी का पॉलिटिकल पार्टी हुआ करता था। एंड आफ्टर इसके जो वॉलंटियर्स अल्टीमेटली फिर ये नेशनलिस्टिक लिटरेचर जो है ये पिकअप करते थे। ये बेसिकली मार्केट से या फिर प्रिंटिंग प्रेस में बना के अल्टीमेटली फिर इंडिया के विलेज में जाके अल्टीमेटली क्या करेंगे तो स्प्रेड करेंगे। एंड तभी तो जाके अल्टीमेटली वो सेंस ऑफ प्राइड आया, तभी तो जाके रीजनल हीरोज़ क्रिएट किए गए, तभी तो जाके वो रीजनल हीरोज जो है इंडिया के लीडर बने। एंड द फॉलोअर ऑफ दोज रीजनल लीडर ऑल्सो स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द कंसेप्ट ऑफ इंडिया। And that is how ultimately it was one of the long lasting legacy of this particular section. आज के टाइम पे इनकी बात हम नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम टुमारो। आज हम लोगों को बस एक डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनी, एंड देयर आफ्टर उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, एंड देयर आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स फॉर्मेशन एंड व्हाई इट बिकम सिग्निफिकेंट, एंड उससे एसोसिएटेड फिर थोड़ी बहुत हिस्टोरियोग्राफी हमको देखनी है। बट इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू एंटर इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट भी इलेबोरेटली पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट भी इलेबोरेटली पढ़ेंगे, एंड तब जाके विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग एट अ ग्राउंड लेवल, एंड दोनों जो सेक्शन है वो एग्जैक्टली इंडिया में डेवलप कैसे हुए। बट दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन से कि वो इनिशियल लेवल पे अब जो मॉडरेट लीडरशिप आएगी
जो फर्स्ट जनरेशन है दैट इज़ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म अब हो चुके हैं। सेकेंड जनरेशन लीडरशिप यू कैन टॉक अबाउट इज़ मॉडरेट लीडरशिप, एंड यही मॉडरेट लीडरशिप ने अब ये सारी एक्टिविटी ग्राउंड लेवल पे करनी चालू कर दी। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अल्टीमेटली एंटर इनटू कि ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन्होंने अल्टीमेटली बना के रखी हुई थी। टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो जो नेशनलिज्म का ट्रेंड रहा है वही ट्रेंड बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टी में भी आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले बंगाल, देयर आफ्टर बॉम्बे एंड देयर आफ्टर मद्रास। हमने देखा था कि सोशो रिलीजन मूवमेंट इसी पर्टिकुलर वे में फ्लो हुई है, एंड इन द सेम वे वी कैन से कि धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो फ्लो, कि सबसे पहले बंगाल बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन बॉम्बे बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आफ्टर फिर मद्रास बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू इट कि सबसे पहले तो हम लोगों को बंगाल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं। अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बड़े हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ब्रीफ। इसके ऊपर लास्ट सवाल यूपीएससी ने 2018 में ही पूछा था, तो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे वर डोमिनेटेड बाय मॉडरेट, एंड मॉडरेट राइट विंगर पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला सेक्शन जो यूपीएससी ने अब 2017-18 के बाद निगलेक्ट किया है, दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो इसके वजह से जितना डाटा मैंने देखे रखा है आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट, बट अगर आपको चाहिए तो जस्ट गूगल आउट कर लेना, एंड गूगल से अल्टीमेटली जो 2-4 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर कुछ मिलती है तो दैट यू कैन गार्नर, बट आई डोंट थिंक सो उसकी कोई ज़रूरत है। जितना मैंने देखे रखा है, मैंने आपको ओल्ड एनसीईआरटी का डाटा भी प्रोवाइड करवा के रखा है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, इवन न्यू एनसीईआरटी का डाटा आई एम मेकिंग इट, और न्यू एनसीईआरटी का डाटा जो है रफली 15 मार्च के पहले जो है आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। तो सबसे पहले एक एक करके अब देखेंगे कि वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री जो है वो बंग भाषा प्रकाशिका सभा है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1836 बाय राजा राम मोहन रॉयज एसोसिएट। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्राइमरी इंटरेस्ट को इंडिया नहीं था, इट वॉज एन एडिटर्स गिल्ड। एडिटर्स गिल्ड का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे जैसे आपको मल्टीपल एडिटर्स गिल्ड दिखाई देंगे कि सारे ही एडिटर या फिर न्यूज़पेपर पब्लिशर जो एक साथ आएंगे और अपना ग्रुप बना के बैठेंगे। इंटरनल बिकरिंग चलेगी, इंटरनल इनफाइटिंग चलेगी, बट वेन एवर इट कम्स टू द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द एडिटर्स और न्यूज़ रिपोर्टर और प्रेस, देन ऑब्वियसली दे विल बिकम वन। तो ये जो आज के टाइम पे एडिटर्स गिल्ड, एडिटर यूनियन आपको दिखाई देते, तो वही है ये। बंग भाषा मतलब ऑब्वियसली बंगाली लैंग्वेज में प्रकाशिका मतलब पब्लिशर जो होते हैं बंगाली लैंग्वेज के पब्लिशर, उनकी बेसिकली कॉन्फ्रेंस। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, यानी कॉन्फ्रेंस में इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग क्या करेंगे कि अल्टीमेटली हमारे राइट्स जो है ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग फाइट करेंगे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बता के रखा हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन जो है ये बेसिकली हम लोग जो है बनाएंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन बना के हम लोग हमारे जो बेसिकली राइट्स है उनके लिए फ़ाइट करेंगे। इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी वी कैन से इन आवर कंट्री, बट धीरे धीरे एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी जो आपको बनती हुई दिखाई देगी। कि इट वॉज बेसिकली सभा का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपने कोई प्रॉपैन इंडिया या फिर इवन बंगाल से रिलेटेड भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एज सच नहीं बना, इट वॉज मेयर अ कॉन्फ्रेंस। अब आपको प्रॉपर एसोसिएशन बनते दिखाई देंगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बनते दिखाई देंगे। एंड सबसे पहले तो लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन को आप ज़मींदारी एसोसिएशन बोलोगे। लैंड होल्डर मतलब ही ज़मींदार, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ का, बंगाल का। बंगाल में रेवेन्यू सिस्टम कौन सी चल रही है, ज़मींदारी। इसमें अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, ज़मींदार लोगों के पास है। तो वही ज़मींदार लोगों ने अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए जो है बेसिकली ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर एंड आफ्टर इवन राधाकांत देव जैसी पर्सनैलिटी जो है वो हमको दिखाई देती है। एंड आफ्टर फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो भी अल्टीमेटली इन्हीं लोगों ने जो बेसिकली बना के रखी हुई थी बाय एंड लार्ज, कि जॉर्ज थॉमसन अलॉन्ग विद द्वारकानाथ टैगोर। एंड इनका अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या था कि अब जो नया एरिस्टोक्रेटिक क्लास बंगाल में आया हुआ है, ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब कौन है, तो ये लिटरेट क्लास है। ये पर्टिकुलर क्लास अब वेस्टर्न तौर तरीके में पला बढ़ा क्लास है, एंड इनका इंटरेस्ट अब इंडिया में सिक्योर करना है, दैट इज़ ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर में नहीं जाना। वी नीड टू एंटर इनटू मॉडर्न डेमोक्रेटिक ऑर्डर जस्ट लाइक दैट ऑफ ब्रिटेन। तो ये इनका ऑब्जेक्ट था, एंड फॉर दैट पर्पज़ ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालना है, एंड ब्रिटिशर्स से अल्टीमेटली मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेज जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाने। फॉर दैट पर्पज़ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1843 में बनी हुई। अल्टीमेटली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को मर्ज कर लिया, एंड मर्ज करवा के अल्टीमेटली दे क्रिएटेड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी इन्होंने मर्ज करके ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
इफ़ यू रिमेंबर कार्टर एक्ट बनने वाला था 1853 में। ये कार्टर एक्ट के लिए जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी, एंड फॉर दैट पर्पज़ इंडिया में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो सकती है, एंड वैसे अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये दोनों पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेस वही था कि हम लोगों को एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भेजना है। कहाँ पे भेजना है? देन ऑब्वियसली लंदन में भेजना है, एंड फॉर दैट पर्पज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्कड। वैसे ही फाइनली फिर हम लोगों को दिखाई देता है कि 1875 के अराउंड शिशिर कुमार घोष बनी हुई थी। शिशिर कुमार घोष ने ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी। द पर्पज़ रिमेन सेम कि नेशनलिज्म जो है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अब ये लोगों में स्प्रेड करना है, एंड फॉर दैट पर्पज़ वॉल्टियर एक्टिविटी करेंगे, एंड आफ्टर विलेज विलेज में जाके वो न्यूज़पेपर या फिर लिटरेचर सर्कुलेट करेंगे, एंड उसके ऊपर जो है बेसिकली डिस्कशन डिबेट करेंगे। ऑब्वियसली लोगों को पढ़ना तो आता नहीं है, दैट्स वाई तो वॉल्टियर खुद जाते थे न्यूज़पेपर लिटरेचर लेके विलेज लेवल पे लोगों को पढ़ के बताते थे, एंड लोगों को पॉलिटिकली कॉन्शियस करने का एक अटेम्प्ट हुआ करता था। दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली नेशनलिज्म वॉज ब्रॉट अबाउट। एंड देयर आफ्टर फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने बना के रखी हुई थी। फाइनली यही ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इसके ऊपर बात भी करके रखी हुई थी कि 1877 में जब बेसिकली दिल्ली दरबार, देर आफ्टर फिर 1878 में आर्म्स एक्ट, एंड देर आफ्टर इसके साथ साथ जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एंड देर आफ्टर फिर 1879 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिससे अल्टीमेटली एज वाज लोअर डाउन टू 19 ईयर्स। ये सारे ही अटेम्प्ट जो है इसके खिलाफ एजुटेशन करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन ने करके रखा था। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज कैरिंग आउट एजुटेशन एट अ लोकल लेवल, कि लोकल लेवल पे फिर प्रोसेशन करेंगे, लोकल लेवल पे पॉलिटिकली अवेकनिंग मासेस जो है वो एक्टिविटी करेंगे, एंड लोकल लेवल पे नेशनलिस्ट लिटरेचर सर्कुलेट करके वी विल अवेकन द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पॉपुलेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये वाली एक्टिविटी जो है वो इंडियन एसोसिएशन ने करनी चालू कर दी थी। इंडियन एसोसिएशन फाइनली वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये ट्राई भी किया था कि एक पैन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, बट पैन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनसे बन नहीं पाई। वो क्यों, इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट। एंड फाइनली 1886 में इट गॉट मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1830s 40s ऑनवर्ड इटसेल्फ बंगाल वाले एरिया में अब धीरे धीरे करके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने चालू हुआ है। सिर्फ बंगाल वाले एरिया में 1804 से ही राजा राम मोहन रॉयज एक्टिविटी वॉज देयर, एंड दैट्स वाई फिर 1830s आते आते यहाँ पे हम लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हुए दिखाई देते हैं। द सेम प्रोसेस विल हैपन इवन इन बॉम्बे, कि बॉम्बे में अर्लीस्ट लेवल पे 1832 में अब बेसिकली पॉलिटिकली अवेकन क्लास आना चालू हुआ। हमने देखा था कि बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज बाय एंड लार्ज फाउंडर ऑफ द मराठी नेशनलिज्म वी कैन से, और बेसिकली महाराष्ट्र के अराउंड के सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। सिर्फ बाल शास्त्री जाम्बेकर 1832 के अराउंड का बेसिकली काम कर रहे थे, तो वहाँ से लेके आगे जो है धीरे धीरे एक पॉलिटिकली अवेकन क्लास इवन बॉम्बे में भी हमको दिखाई दिया है। बॉम्बे में भी इनिशियल लेवल पे 1850s में 2-3 छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी बनी हैं, जिसमें से एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। पारसी एज वेल एज मराठी एज वेल एज गुजराती ट्रेडर ने एक साथ आके बनाई हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का अगर हम लोग नाम देखें तो नौरोजी फरदौन जी, एंड देयर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट जगन्नाथ शंकर सेठ। अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 1-2 साल के लिए ही बनी थी, जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1851 में बनी, 1853 में ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, बिकॉज उनका पर्पज़ ही था कि हमको एक कार्टर एक्ट जो बन रहा है लंदन में, उसके लिए एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड आफ्टर हमारी जो डिमांड है वो वहाँ पे भेजे। तो ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ जो हमको बॉम्बे में 1850 से ही दिखाई दिए हैं, बट जो कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देन ऑब्वियसली सबसे पहले पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा हमने देखा भी था कि आत्माराम पांडुरंग ने बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन थी 1868 के अराउंड, बट यही वाली ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट इवन जस्टिस रानडे को भी दिया जाता है, MG रानडे को 1870। अब ऑब्वियसली दोनों डाटा याद रखोगे कि इवन आत्माराम पांडुरंग इज़ द फाउंडर। तो यूपीएससी ने पूछा कि आत्माराम पांडुरंग का फाउंडर है क्या, देन यस ही इज़ अ फाउंडर। अगर यूपीएससी ने पूछा कि गोविंद रानडे जो है MG रानडे वो फाउंडर है, तो इसको भी ट्रू मानोगे। पंगा क्या होता है कि अल्टीमेटली ऑप्शनल को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जीएस को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जीएस में जो है बेसिकली सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल में डिबेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में तो हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि MG रानडे इज़ नॉट अ फाउंडर, द एक्चुअल फाउंडर इज़ आत्माराम पांडुरंग। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जीएस में
कि जीएस में अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे या फिर जीएस में अगर आप बेसिकली न्यू वर्जन ऑफ द एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें उन्होंने वो फैक्चुअली इनकरेक्ट डाटा छाप दिया है कि एमजी रानडे इज़ द फाउंडर इन 1870। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे डिबेट करते बैठूँ कि नहीं एमजी रानडे नहीं है, आत्माराम पांडुरंग है, तो मैं तो प्रूव कर दूंगा। बट जब यूपीएससी की बारी आएगी देन ऑब्वियसली फिर उसमें जो है एनसीईआरटी के डाटा देखे जाएंगे एंड एनसीईआरटी में जो छापा है उसको सच माना जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि पूर्णा सार्वजनिक सभा जो है आत्माराम पांडुरंग, या आप ऑप्शनल में लिख सकते हो, बट जीएस में थोड़ा सा जो है याद रखना कि जीएस में आपको दोनों तरीके के सवाल ये पूछे कि फाउंडर वॉज एमजी रानडे, यस। फाउंडर वॉज आत्माराम पांडुरंग, यस। आत्माराम पांडुरंग का कहाँ से, बिकॉज इग्नू का मटेरियल एंड उसके साथ साथ ओल्ड एनसीईआरटी आत्माराम पांडुरंग बोलते हैं। ऑप्शनल में भी हम लोग वही कंसिडर करते हैं, बट न्यू एनसीईआरटी यानी वन स्पेक्ट्रम के जो अर्लियर एडिशन है उसमें अल्टीमेटली फिर एमजी रानडे का नाम आपको दिखाई देगा। तो दिस इज़ समथिंग जो हमेशा से हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, जो हमने पहले ही देख के रखा है कि ये सारा रिसर्च का मामला है। रिसर्च करके फिर अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग डाटा देता है एंड फिर कौन सा बुक कौन सा सोर्स रेफ़र करके अपना इतिहास लिख रहा है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो वो डेफर करती है। तो ये बेसिकली ईयर्स में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत जगह पे कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाई देती है, जस्ट रिमेंबर कि अभी हिस्ट्री लिखी ऐसी जाती है, इसकी वजह से हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो कॉन्ट्रोवर्शियल डाटा है उसको अब यूपीएससी जो है खुद नहीं पूछेगा, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो मुझे भी नहीं लगता ये यूपीएससी कभी पूछेगा, बट इन केस पूछा तो दोनों याद रखोगे। ऐसा ही डाटा हमने एंशर में भी देखा था कि सभा एंड समिति, अब इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन कहाँ पर, अब मल्टीपल जगह पे मल्टीपल डाटा अवेलेबल है। वैसे अल्टीमेटली एंशंट इंडिया में गौ हत्या होती थी क्या, या फिर गोमांस खाया जाता था, कोई बोलेगा हाँ कोई बोलेगा ना। तो वही वाला पंगा है, सोर्सेस कौन सा पढ़ के आप इतिहास लिख रहे हो, एंड वही वाला पंगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोनों को बाय एंड लार्ज कंसिडर करो कि राइट ही है, कि अगर जीएस में पहले तो सवाल नहीं आया तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत जो निटी-ग्रिटीज़ होते हैं वो हिस्ट्री के आपको समझने पड़ेंगे। देयर आफ्टर अल्टीमेटली इनका क्या काम था कि 1870s में अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने पहले भी देखा था कि जो दक्खन अग्रेरियन राइट है इसमें इन्होंने काफ़ी रिकमेंडेबल वर्क करके रखा हुआ था। एंड दक्खन एग्रीकल्चरल राइट में फिर फार्मर्स पीसेंट के जो डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। एंड बाय एंड लार्ज दैट रिमेंड देयर ऑब्जेक्टिव कि अल्टीमेटली दे वांटेड टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल। व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट कि इनकी जो चेयरपर्सनशिप एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली इनका जो बोर्ड हुआ करता था, इसके बेसिकली एनुअल इलेक्शन हुआ करते थे। एंड एनुअल इलेक्शन जो है ये बेसिकली इंडिया में सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया पंगा जो है वो आपको दिखाई देगा। दैट इज़ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी यू कैन से, सिंस जस्टिस रानडे देमसेल्फ वेर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन पॉलिटिक्स एज वेल एज बाय द ब्रिटिश पॉलिटिक्स। तो अमेरिका में उस ज़माने में नेशन प्राइमरी जो है वो चालू हुई थी। तो वही जस्टिस रानडे ने अपने एरिया में भी करके रखा था कि एनुअल इलेक्शन करेंगे, आई विल बी द चेयरपर्सन एज लॉन्ग एज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर वांट, एंड देयर आफ्टर मेरा एक बोर्ड होगा। ये बोर्ड में अल्टीमेटली मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, सभी इलेक्ट होके आएंगे। इन वन ऑफ द बेसिकली रीजनल स्क्वैट वी कैन से कि समवेयर अराउंड 1880 के अराउंड 81 के अराउंड अल्टीमेटली यही ऑर्गेनाइजेशन में तिलक जो है ही बिकम सुप्रीम। एंड तिलक ने अल्टीमेटली एमजी रानडे को हरा के भी रखा हुआ था। अल्टीमेटली एमजी रानडे इज़ मॉडरेट, तिलक इज़ एक्सट्रीमिस्ट। तो ये भी बेसिकली पूना का एक इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर बॉम्बे प्रोविंस का एक इंटरनल पॉलिटिक्स वी कैन से। Thereafter फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इज ऑल्सो देयर। एज फार एज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इज कंसर्न, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन त्याबजी इन्होंने बना के रखा हुआ था। 1885 में इनका पर्पस क्या था कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज बाय एंड लार्ज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता। तो इनको ही चाहिए था फिरोज शाह मेहता जी को कि अल्टीमेटली बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल ये तीनों एरिया की जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है ये एक जॉइंट डेलीगेशन जो है ब्रिटेन में भेजे। एंड ब्रिटेन में जाके लोगों को बताए, ब्रिटेन गवर्नमेंट को बताया कि व्हाट आर दी एग्जैक्ट डिमांड्स ऑफ इंडिया, इंडिया में चल क्या रहा है और इंडिया में हम लोगों को क्या करना है। एंड फॉर दैट पर्पस दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड। कि इसमें आपको दिखाई देगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसने, पूना सार्वजनिक सभा दैट इज़ दिस वन, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मद्रास महाजन सभा एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। अभी हमने देखा था कि दिस इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये दो ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर फिर मद्रास महाजन सभा, ये तीनों ने मिला के अल्टीमेटली अपनी डिमांड जो है उसके लिए एक डेलीगेशन, जॉइंट डेलीगेशन इंग्लैंड में भेज के रखा था इन सितंबर 1885। अल्टीमेटली फिर इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मद्रास। मद्रास में एक मद्रास महाजन सभा बनी हुई थी एंड ऑब्वियसली इनका भी वही एस्पेक्ट था कि वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू इन्होंने बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिमांड करेंगे, नेशनलिज्म लोगों में स्प्रेड करेंगे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मद्रास महाजन सभा।
एंड अल्टीमेटली इसके साथ साथ इट वॉज मॉडरेट, जिनको अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो समझ में भी आ गया था, एंड दे हैड अंडरस्टूड हाउ एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज फंक्शनिंग, एंड फॉर दैट पर्पज़ अल्टीमेटली आपको एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी पड़ेगी कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हैविंग कॉन्टैक्ट इन लंदन, इन पीपल ऑफ लंदन एज वेल एज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सर्कल ऑफ द लंदन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आप प्रेशर नहीं बना पाओगे, बिकॉज डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है, डेमोक्रेसी ब्रिटेन में है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर आता है देन ओनली दे आर गोइंग टू कैरी आउट रिफॉर्म फॉर इंडिया। एंड ये एस्पेक्ट अर्लीस्ट लेवल पे दादा भाई नौरोजी ने ही समझ के रखा था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्यों लेटर ऑन देखेंगे। बट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने बना के रखी थी, एंड ऑब्वियसली इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इंडिया के क्वेश्चन जो है वो हम लोग को लंदन में डिस्कस करने हैं। यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फिर 1869 में बॉम्बे, कैलकाटा एंड आफ्टर मद्रास, ये तीनों सिटी में अपने रीजनल ऑफिसेस भी ओपन करके रखे हुए थे। रीजनल ऑफिसेस क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको लंदन तक कोई बात पहुंचानी है, इफ़ यू आर अ पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन एट अ लोकल लेवल इन बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, देन रीजनल ऑफिसेस में जाओ, रीजनल ऑफिसेस में अपने पेटिशन डालो, एंड आफ्टर दोज पेटिशन विल बी ट्रांसफर टू दादा भाई नौरोजी, बिकॉज ऑफ पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज ओपन अप हो चुकी हैं। दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डलहौजी एंड डलहौजी के रिफॉर्म, एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें फिर दादा भाई नौरोजी हु सिटिंग इन लंदन उनके पास जाएंगी, एंड दादा भाई नौरोजी जो है अल्टीमेटली ये सारे डिमांड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पीपल इनके सामने रख पाए। तो मॉडरेट लीडरशिप हमेशा से सिग्निफिकेंट रही है, इनके ऊपर हम लोग लेटर ऑन भी देखेंगे। बट इन नटशेल अगर हम लोग देखें तो दिस पर्टिकुलर लीडरशिप वॉज ऑलवेज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर ब्रिटिशर्स को ये लोग पेटिशन भेजा करते थे। ये पेटिशन में अल्टीमेटली इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हैं उनके डिमांड किया करते थे, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर लोकल लेवल पे नेशनलिज्म फैलाने का काम करेंगे। एंड फॉर दैट पर्पज़ जैसे मैंने आपको बता के रखा था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, देर आफ्टर फिर इसमें वॉल्टियर जोड़ेंगे, एंड यही वॉल्टियर के थ्रू अल्टीमेटली फिर नेशनलिस्टिक लिटरेचर जो है, ये नेशनलिस्टिक लिटरेचर इंडिया के विलेज लेवल पे जाके स्प्रेड करवाएंगे। तो ऑन वन हैंड दे बेसिकली मैनेज दिस एस्पेक्ट क्वाइट ब्यूटीफुली वी कैन से। इनके ऊपर भी लेटर ऑन हम बात करेंगे कि मॉडरेट्स को इंडिया में हमेशा जो गाली पड़ती है वो कितनी सही है, ये गाली सही में इनको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर द पायोनियर ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन आवर कंट्री। इनका हमेशा एक ही कहना था कि इंडिपेंडेंस कभी ना कभी तो आएगा, बट राइट नाउ वी आर नॉट राइट फॉर इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन कल बात करेंगे। एंड इन दैट कैपेसिटी जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनका फ़ायदा उठाओ कि एक जगह पे पेटिशन डालेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस को डेमोक्रेसी में लाएंगे, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम हम लोग मेजॉरिटी ऑफ इंडियन जो है उनको नेशनल भी बनाएंगे। तो एक अर्बन इंटेलेक्चुअल बंदा जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट बनेगा, गवर्नमेंट में जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपैलिटी में जाएगा, एंड विलेज में बैठा हुआ एक कंजर्वेटिव बंदा जो है उनके लिए अल्टीमेटली हम अपना नेशनलिज्म फैलाएंगे वाया दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली इंडिया में इन बिटवीन 1850 से लेके 1885 ये पर्टिकुलर जो फेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। ये बेसिकली बहुत ही लैंडमार्क फेस माना जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली यही एक रफली 35 ईयर्स है। ये 35 ईयर्स में जो सिचुएशन इंडिया में 1850 के पहले किसी ने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में इमेजिन भी नहीं की थी, वो ग्राउंड लेवल पे हो गई। दैट इज़ इंडियंस बने। इसके ऊपर हमने कल ही हिस्टोरियोग्राफी देखी थी कि कॉलोनियल व्यू पॉइंट, नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट, एंड आफ्टर अल्टीमेटली मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट। एंड यही वाली चीज़ जो है अब इसको आगे और डेवलप करते हैं, बिकॉज फाइनली ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीडर जो है दे अंडरस्टूड कि समवेयर डाउन द लाइन अ टाइम विल कम जहाँ पे अभी हम लोगों को हमारे जो रीजनल एस्पेक्ट जो है वो गिव अप करने हैं, एंड रीजनल एस्पेक्ट गिव अप करके वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द नेशनल पॉलिटिक्स। एंड ये नेशनल पॉलिटिक्स मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना है, तो ऑब्वियसली एक पैन नेशनल या फिर पैन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। एंड यही पैन नेशनल या फिर पैन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मॉडरेट लीडर जो है बहुत पहले से सोच रहे थे। ऐसा नहीं था कि एलन एक्टोवियन ह्यूम आउट ऑफ नोवेयर उठ के आ गया, एंड उठ के आने के बाद अल्टीमेटली उसने पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बना दी और वो सेफ्टी वॉल हो गई। नो, मॉडरेट लीडर ये अर्बन इंटेलेक्चुअल लीडरशिप थी। They were born and brought up in a Western tradition, we can say, and they were heavily influenced by the Western democracy as well as philosophy. And as early as 1866 में ही जब बेसिकली दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना के रखा हुआ था,
एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली ही हैड होप टू सेट अप ब्रांचेस इन कैलकाटा एंड बॉम्बे, जो उन्होंने अल्टीमेटली फिर 1869 में किया हुआ भी था। बट 1866 में अल्टीमेटली ही हैड गिवन अ स्टेटमेंट कि वांटेड टू वर्क फॉर द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया जनरली। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दादा भाई नौरोजी पहले तो पारसी है, ही इज़ नॉट इवन हिंदू, ही वॉज बॉम्बे बेस एंड अल्टीमेटली ही वॉज कंसिडरिंग कि हम और बंगाली सेम ही तो है, हम और मद्रासी सेम ही तो है, एंड वी नीड टू वर्क फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रैदर दैन सेक्टेरियन इंटरेस्ट, कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र का इंटरेस्ट या फिर बॉम्बे का इंटरेस्ट का बात करूँगा। नो, अल्टीमेटली दादा भाई नौरोजी के ऊपर कल तो हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे वंस वी एंटर इनटू द मॉडरेट लीडरशिप। वैसे फिर 1877 में बेसिकली पूना सार्वजनिक सभा जो है, इनका एक रीजनल बेसिकली मीटिंग था, उसमें अल्टीमेटली उन्होंने बता के रखा था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉम्बे एंड आफ्टर बंगाल जो है उनको एक साथ बेसिकली काम करना चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने इसके लिए 1878 में एक डेलीगेशन भी भेज के रखा था कैलकाटा में टू होल्ड कॉन्फ्रेंस विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन इन कैलकाटा फॉर द इंटरचेंज ऑफ आइडिया। तो इवन बेसिकली पूना सार्वजनिक सभा वॉज ऑल्सो ट्राइंग इन दैट रिगार्ड कि लेट्स हैव एन ओवरचर, कि बंगाल बेस्ड लीडरशिप जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं एंड कॉन्टैक्ट करके वी विल ट्राई टू फॉर्ज द मल्टीपल नेशनल लीडर अक्रॉस इंडिया इनटू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली फिर 1884 में बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैलकाटा जो है ये बेसिकली एक साथ आई। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर देखें तो बेसिकली इंडियन एसोसिएशन जो अभी हमने देखा था एस एन बैनर्जी, फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो 1841 में बना था, नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन जो और एक लोकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, एंड इंडियन यूनियन, ये सारे ही ऑर्गेनाइजेशन जो एक साथ आ गए एंड उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिमांड कर दिया। इनफैक्ट दिस वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्रिएट अ पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बाय इंडियंस एंड अल्टीमेटली जो पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी अब जो इंडियंस ने बनाने का ट्राई करके रखा था, इसमें सबसे पहले 1883-1884 में ही प्रॉब्लम हमको दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में तमिल भी आए एंड thereafter मराठी भी आए। उस ज़माने में पंजाब का कोई संबंध था ही नहीं, पंजाब नेशनल बाद में बनेगा, पंजाब अभी आया ना ब्रिटिशर्स के अंडर 1848 के अराउंड, तो ऑब्वियसली उनमें सारी प्रोसेसेस होने में थोड़ा और टाइम बाकी है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली वी कैन से कि ये सारे ही लोग जब एक साथ आए तो बॉम्बे बेस्ड लीडरशिप एंड तमिल बेस्ड लीडरशिप इनको सबसे पहले प्रॉब्लम फेस हुआ कि अब एक साथ तो आए बट सामने बैठा हुआ बंदा जो लीडरशिप जो है वो बंगाली लोगों के हाथ में है। तो दैट वाज द फर्स्ट शॉकर कि द ट्रीटमेंट एट द हैंड ऑफ द बंगाली ऑफ बॉम्बे एंड आफ्टर तमिल बेस्ड लीडर। देयर आफ्टर जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीचेस हुए वो सारे के सारे बंगाली में हुए, जो आधे से ज़्यादा टाइम पे तो इनको समझ में ही नहीं आए। एंड देयर आफ्टर फिर लोकल लेवल पे भी अल्टीमेटली क्यूजिन से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड कल्चरल प्रॉब्लम जो है ये पर्टिकुलर लीडरशिप को फेस करने पड़े, एंड दैट्स ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा चल ही नहीं पाई। अल्टीमेटली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि मद्रास बेस्ड लीडरशिप, बॉम्बे बेस्ड लीडरशिप में कि बंगाल बेस्ड लीडरशिप इज़ बेसिकली गेटिंग ओवरवेल्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली फिर हम लोग को दिखाई देता है कि पर्टिकुलर जो अटेम्प्ट है ये अटेम्प्ट ही रह गया, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कोई डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिखाई दिए है। एंड फाइनली फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली एलन एक्टोवियन ह्यूम ने जो एस्टैब्लिश कर दिया। अब इसके ऊपर देखते हैं कि फिर 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुई एज़ कम्पेयर टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस विच वॉज कन्वीन बाय एस एन बैनर्जी। अल्टीमेटली इसमें हम लोगों को एलन एक्टोवियन ह्यूम का रोल जो वो भी देखना है। बट फाइनली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएट की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइजली 28 दिसंबर 1885। एलन एक्टोवियन ह्यूम वॉज रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट वी कैन से, एंड इनिशियल लेवल पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है दे वांटेड टू क्रिएट ओनली पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द लाइक माइंडेड पीपल टू कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल एक्टिविटी। इनके अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें तो वही रहे हैं कि अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी पीपल में एक डायलॉग फोरम बनाएंगे एंड ये डायलॉग फोरम से अल्टीमेटली अपनी एक्टिविटी जो है वो चलाएंगे। टोटल 72 डेलीगेट्स हैड अटेंडेड दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस विच वॉज कॉल्ड अपॉन बाय बेसिकली एलन एक्टोवियन ह्यूम। अल्टीमेटली इसमें जो है फर्स्ट मीटिंग जो कंडक्ट हुई 1885 में ही, ये 1885 का जो फर्स्ट मीटिंग था बॉम्बे का ही, ऑब्वियसली वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश हुई थी।
ऑब्वियसली इन लोगों को पूना में करना था, बट पूना में एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम प्लेग चल रहा था। दैट्स अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में कंडक्ट करेंगे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है, ही वॉज बेसिकली डिसाइडेड टू बी द फर्स्ट, you can say basically the chairperson of the Congress, and over a period of the time multiple important leader जो इंडिया के रहे हैं, that is founding father, they had become the chairperson of the Indian National Congress. Obviously ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर 1885 में बनी, ये सक्सेसफुल होने के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम हम लोगों को दिखाई देता है, दैट इज़ बेसिकली एलन एक्टोवियन ह्यूम। अगर एलन एक्टोवियन ह्यूम नहीं होते तो आईएनसी कभी भी सक्सेसफुल होता ही नहीं, एंड वो क्यों नहीं होता, अब उसी के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे। कि सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट एलन एक्टोवियन ह्यूम, दिस इज एलन एक्टोवियन ह्यूम। ऑब्वियसली वॉज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट, एंड एज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट ही हैड अ गुड रिलेशन विथ लॉर्ड रिपन। हमने ये भी अब कल वाले लेक्चर में ही देखा है कि लॉर्ड रिपन 1881 से लेके 1884 के बीच में ही वॉज बेसिकली द वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ आवर कंट्री, एंड अल्टीमेटली Ripon and as well as Allen Octavian Hume, both of them were considered as a political liberal people. And as a liberal people, ultimately उनको वही चाहिए था कि हम लोगों को क्या करना है कि अल्टीमेटली इंडिया में जो नेशनलिज्म चल रहा है उसको एक जेन्युइन सपोर्ट देना है। अब ये जेन्युइन सपोर्ट देना का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली देयर इज़ अ पॉलिटिकल रियलिटी कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडिया में डेमोक्रेसी आएगी, एंड ये जो डेमोक्रेसी आएगी, ये डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली हम लोगों को जो है इंडियन को सपोर्ट करना है, सो दैट कि इंडिया से ब्रिटिशर्स जाए ना। ऑब्वियसली उन लोगों को थोड़ी ना चाहिए था कि ब्रिटिशर्स से इंडिया जाए, एंड फॉर दैट पर्पज दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वॉज क्रिएटेड। मतलब क्या है कि अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम वांटेड टू प्रोवाइड वेंट टू द इंडियन, you can say, grievances, and for that purpose Allen Octavian Hume was working genuinely, we can say, and Allen Octavian Hume जो है इन्होंने बहुत पहले से ही अल्टीमेटली इसकी तैयारी शुरू करके रखी थी कि एज अर्ली एज 1883 में ही हम लोगों को दिखाई देता है कि अल्टीमेटली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है उन्होंने बेसिकली इसकी बातें करके रखी थी कि नाउ देयर इज़ अ टाइम फॉर एन इंडियन पीपल to join together and form an association for mental, moral, social, political regeneration of the people of India. And ultimately 1884 में he had arrived into Bombay. बॉम्बे में क्यों आए थे? बिकॉज ऑब्वियसली रिपन का फेयरवेल था, रिपन को अब बेसिकली वापस बुला लिया था 1884 में, उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया, तो ही वॉज अबाउट टू गो बैक, एंड व्हेन ही वॉज गोइंग बैक तो लोकल लेवल पे ऑब्वियसली फिर फंक्शंस होते हैं बॉम्बे में, उसको अटेंड करने के लिए ही हैड अराइव्ड इन आवर बॉम्बे एरिया। And Bombay area में ultimately he met with an influential political leader at a local level who had already basically talked about national movement या फिर national unified organization। MG रानडे हो सकते हैं या फिर इवन दादा भाई नौरोजी हो सकते हैं, और यही तो दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बॉम्बे बेस एरिया की थी उस ज़माने में। तो उनके साथ भी अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम का जो कॉन्टैक्ट है वो हम लोगों को दिखाई देता है। एंड अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इसके पीछे एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने का रीज़न जो वही रहा है। अगर हम लोग इसको भी एक नक्शल में एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल पार्टी विदाउट फंडिंग नहीं चलेगी, एंड ये फंडिंग अब आपके पास अवेलेबल थी बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट इन बॉम्बे। सबसे सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी या फिर रिच पर्सनैलिटी उस ज़माने में बॉम्बे में ही तो बैठी थी। One of the founding member was Firoz Shah Mehta, who was a very good friend of Jamshedji Tata. Ultimately Tata family है, and thereafter local level पे जीजी बॉय फैमिली, and thereafter सेठ फैमिली, सभी लोगों ने जो है बेसिकली कांग्रेस को इनिशियल लेवल का फंडिंग दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है इज बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट भी तो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वेयर अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम केम इनटू पिक्चर। एलन एक्टोवियन ह्यूम का रोल अभी जो मैंने आपको बता के रखा था वो इसी वजह से तो सिग्निफिकेंट है कि अल्टीमेटली ही वॉज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट, एंड वंस यू आर अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट देन मल्टीपल सिविल सर्वेंट्स आर इन योर कॉन्टैक्ट, एंड जो लिबरल इंडियन सिविल सर्वेंट है उनका एक आपको ह्यूज सपोर्ट मिलेगा, एंड वही सपोर्ट जो है अल्टीमेटली फिर इन लोगों को मिला, दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है फॉर एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी टू बेसिकली सक्सेसफुल इज बेसिकली एजेंडा। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 के ही सेशन में कुछ लैंडमार्क डिसीजन जो है वो बेसिकली लेके रखे हुए थे। वो लैंडमार्क डिसीजन क्या है कि सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है इज बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस विल नॉट कैरी आउट सोशल रिफॉर्म, दे विल कन्फाइन देमसेल्फ ओनली फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म।
अब ऑब्वियसली ये क्यों इन्होंने किया, ये इन्होंने इसी वजह से किया बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम कांग्रेस में मेजॉरिटी पीपल वर ब्राह्मण क्षत्रिय। अब कांग्रेस का कॉम्पोजिशन भी हम थोड़े टाइम में देखेंगे। एंड वंस यू आर हैविंग ब्राह्मण क्षत्रिय एज अ मेजॉरिटी इन योर पॉलिटिकल पार्टी, तो आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की बातें नहीं करोगे। योर लीडरशिप इज़ कंजर्वेटिव लीडरशिप। ये भी अभी हमने कल ही देखा था कि इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्हीं के तो पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने हिंदू नेशनलिज्म इंडिया में फैलाया। तिलक कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, सरदार पटेल कौन थे, मदन मोहन मालवीय कौन थे, सभी तो कांग्रेस के लीडर थे। एंड अल्टीमेटली इन लोगों ने जो रिलीजियस नेशनलिज्म इंडिया में फैलाया, उसके पीछे वन ऑफ द अर्लीस्ट रीज़न यही हम लोग बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पहले ही सेशन में सोशियो रिफॉर्म जो है वो मना करके रखे थे। कांग्रेस हैड डिसाइडेड टू एंटर इनटू द पॉलिटिकल रिफॉर्म, बट एट दैट टाइम कांग्रेस का एजेंडा वही था कि अगर हम सोशियो रिफॉर्म में जाते हैं देन ऑब्वियसली हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एंड इफ़ वी डू नॉट वांट any kind of the hindrance in developing of the pan-Indian political platform, then we have to confine ourselves to the political issues only. And thereafter second important agenda जो इन्होंने लेके रखा हुआ था, that is basically अब हम लोग क्या करेंगे, सेशंस कंडक्ट करेंगे। ये सेशन जो है अल्टीमेटली एवरी ईयर होंगे एंड एवरी ईयर ये सेशन जो है इंडिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में होंगे। तो रीजन जो है अल्टीमेटली इंडिया में जो है डिफरेंट जियोग्राफिकल होंगे। एंड दर आफ्टर जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट हमेशा कौन होना चाहिए, तो नॉन रेसिडेंट बंदा होना चाहिए। तो नॉन रेसिडेंट क्यों होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम लोग इंडिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जाएंगे तो एटलीस्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम क्यों ना हो, बट वहाँ पे हम लोग नेशनलिज्म स्प्रेड कर सकते हैं, फर्स्ट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अल्टीमेटली नॉन रेसिडेंट क्यों, बिकॉज नाउ इंडियंस हैव टू बिकम और बिहेव लाइक इंडियंस। यू नीड टू अक्वेंट योर सेल्फ कि आपके जो लीडर है वो बेसिकली नॉन लोकल पॉपुलेशन हो सकती है, विच इज़ अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट। अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनली आपका लीडर है कौन। आज के टाइम पे भी जब आप वोटिंग के लिए जाते हो तो वोटिंग में आप सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करते हो, एक तो आपके धर्म का बंदा, आपका लोकल बंदा एंड देयर आफ्टर आपके जाति का बंदा, इसी को तो आप प्रेफर करते हो ना। एंड दैट इज़ बेसिकली एन इननेट एबिलिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कि अल्टीमेटली हम लोगों को ये हमेशा से ही अच्छा लगता है कि अपना बंदा अपना लीडर हो। तो इंडियंस को अब ये भी आदत डलवानी पड़ेगी आपको कि इफ़ यू आर मराठी तो वो पेशवा मराठा का ज़माना चला गया। इफ़ यू आर बंगाली देन ऑब्वियसली वो पुराने ज़माने के आपके जो बेसिकली सुल्तान बादशाह एंड आफ्टर इवन हिंदू राजा महाराजाओं का ज़माना चला गया। एंड इफ़ यू आर तमिल देन ऑब्वियसली आपके जो पुराने पॉलीगार लोग हुआ करते थे, नायक रूलर हुआ करते थे, उनका ज़माना चला गया। नाउ यू नीड टू एक्सेप्ट कि अल्टीमेटली आपका लोकल बेसिकली जब ये होगा दैट इज सेशन होगा, तो वो सेशन में कोई भी बंदा जो है आउट ऑफ इंडिया के कोई भी जियोग्राफिकल रीजन का आके बैठ सकता है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो कांग्रेस रिमेन ट्रू टू दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी कि 1885 का सेशन जो है दैट वाज बेसिकली बॉम्बे का सेशन। चेयरपर्सन कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अल्टीमेटली व्योमेश चंद्र बैनर्जी वॉज अ बंगाली पर्सन। 1886 का कांग्रेस का सेशन जो है कहाँ पे हुआ, देन ऑब्वियसली कैलकाटा में हुआ। एंड अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी। नौरोजी मतलब कहाँ के बंदे, देन ऑब्वियसली ही वॉज नॉन हिंदू, वॉज अ पारसी एंड बॉम्बे बेस्ड बंदा। तो बॉम्बे बेस्ड बंदा जो कैलकाटा का लीडर बनेगा। वैसे ही अल्टीमेटली फिर 1887 में द सेशन वॉज कंडक्टेड एट मद्रास। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे कौन अल्टीमेटली आपने चेयरपर्सन बनवा दिया, देन ऑब्वियसली बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी वॉज बेसिकली बॉम्बे बेस्ड मुस्लिम पर्सन। इनको मुस्लिम पर्सन को बिठाने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न वही था कि इफ़ यू रिमेंबर 1886 में ही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान ने बना के रखी थी। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ही कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन भाई है ही नहीं, तो वो दिखाने के लिए अल्टीमेटली फिर बदरुद्दीन त्याबजी को बनाया गया था कि बेसिकली आप आके चेयरपर्सन बनो। तो ही वॉज अ बॉम्बे बेस्ड पर्सन जिनको मद्रास में बिठाया गया था। वैसे ही अल्टीमेटली फिर 1888 की अगर हम लोग बात करें तो सेशन वॉज कंडक्टेड एट इलाहाबाद। एंड ये इलाहाबाद सेशन जो है उसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ही वॉज ऑल्सो बेसिकली द सिविल सर्वेंट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, देयर बाय बिकमिंग फर्स्ट नॉन इंडियन या फिर फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द INC। एंड सिमिलरली 1889 का जो सेशन है जो अगेन बॉम्बे में कंडक्ट किया गया था, अल्टीमेटली ये सेशन में विलियम वेडरबर्न अल्टीमेटली बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दोनों सेशन में अल्टीमेटली कांग्रेस को क्या करना था, ये दोनों सेशन में अल्टीमेटली कांग्रेस को ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जो है ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करना था।
तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वंस यू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी, तो आपके इनिशियल एजेंडाज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड कांग्रेस वॉज अ श्रूड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से, बिकॉज अभी तक पॉलिटिकल पार्टी बनी ही नहीं है. ये तो एक बेसिकली ईयरली कॉन्फ्रेंस है. एंड ये कॉन्फ्रेंस ने जो डिसीजन लिए है अब वही ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए आपको दिखाई देंगे. अब इसके अलावा कांग्रेस ने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो और लेके रखे हुए थे कि सबसे पहला एज आई टोल्ड यू, सॉरी, ये जो सब दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो अभी हमने देखे थे, इसके अलावा और दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कांग्रेस ने लेके रखे थे कि समवेयर अराउंड 1888 वाले सेशन में इट वाज डिसाइडेड कि अगर कांग्रेस के सामने कोई भी ऐसा एक प्रपोजल आता है, ये प्रपोजल जो है बेसिकली अगर इसको मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू या फिर मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम सेक्शन अपोज करता है, कि देर इज़ एन ओवरवेलमिंग अपोजिशन टू दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट हिंदू या फिर मुस्लिम डेलीगेशन, देन दैट प्रपोजल वुड नॉट बी टेकन अप. तो इट विल नॉट बी बेसिकली टेकन अप. तो ये वाला एक प्रोपोजिशन जो है ये अर्लीस्ट लेवल पे 1886 में आया था, 1888 में पास हुआ. तो इसको भी याद रखोगे 1886 के सेशन में अगर सवाल आता है कि ऐसा प्रोपोजिशन पास हुआ, यस 1888 में पास हुआ, देन ऑल्सो यस. एंड देयर आफ्टर यही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इनका 1889 का सेशन हुआ था अंडर विलियम वेडरबर्न, इसमें डिसाइड करके रखा था कि देयर विल बी बेसिकली ब्रिटिश इंडिया कमेटी. ये ब्रिटिश इंडिया कमेटी अल्टीमेटली क्या करेगा कि ब्रिटिश इंडिया कमेटी जो है बेसिकली ये लंदन में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही बना के रखी थी, ताकि जो जो हमारे सेशन होंगे वो सारी ही सेशन जो है, ये सारी सेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो बेसिकली जो भी काम किया है या फिर जो भी चीज़ डिसाइड हुई है वो लंदन में हम लोग फैलाएंगे वाया दिस पर्टिकुलर कमेटी. अल्टीमेटली कमेटी 1891 में बनी भी एंड ऑब्वियसली फिर इसके फर्स्ट चेयरपर्सन विलियम वेडरबर्न ही रहे हैं. तो अल्टीमेटली कांग्रेस जो है बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर पैरामीटर कि आपके पास फंड भी है, आपके पास ब्यूरोक्रेटिक लॉबी का भी सपोर्ट है, एंड देयर आफ्टर आपके एजेंडा जो वो काफ़ी रैशनल एजेंडाज है कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल रिफॉर्म ही करेंगे नेशनलिज्म फैलाने के लिए, एंड देयर आफ्टर इंडिया में बेसिकली एटीट्यूड फैलाने के लिए कि योर लीडर कैन बी नॉन रीजनल. अल्टीमेटली आप सेशन कंडक्ट करोगे एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली कोई भी एक प्रपोजल जिसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन अपोज करेगा, एंड देयर आफ्टर फाइनली ये एक कमेटी जो है अपनी लंदन में भी काम करनी चाहिए, ताकि इंडिया में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो लंदन में जाए एंड लंदन में अल्टीमेटली पब्लिक में वो फैले. ताकि जो दादा भाई नौरोजी का कहना था कि इफ़ यू वांट टू कैरी आउट पॉलिटिक्स यू नीड टू हैव अ ब्रांच इन लंदन, उसके बिना आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलाओगे कैसे? डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है, डेमोक्रेसी ब्रिटेन में है दैट पीरियड ऑफ दैट टाइम. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट कांग्रेस. इसको अगर हम लोग अपोज करते हैं तो ऑब्वियसली फिर इंडियन एसोसिएशन के साथ जिन्होंने अल्टीमेटली फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के रखी थी इन 1883, देन उसमें आपको वही दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके सामने फिर बहुत ही छोटी थी. पहले तो इनके पास कोई बड़े फंडर नहीं थे, तो फंड जो है बेसिकली वो नहीं था. गवर्नमेंट का अपोजिशन जो हमेशा से ही रहा है. इनफैक्ट एलन एक्टोवियन ह्यूम के बारे में लेटर ऑन भी हम पढ़ेंगे कि ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड. उसने ये अफ्रेडनेस बहुत जगह पे बोल के भी दिखा के रखा है कि अगर बंगाली लीडरशिप के अंडर अगर सारी चीज़ें जाती है देन दे आर बेसिकली मोर एंटी ब्रिटिशर्स एज कम्पेयर टू बॉम्बे लीडरशिप, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू सपोर्ट बॉम्बे लीडरशिप, ताकि बॉम्बे लीडरशिप से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्प्रॉल अप बने या फिर बड़ा बने. एंड अल्टीमेटली इसके साथ साथ इनका जो एजेंडा था, ये एजेंडा भी बेसिकली कोई फिक्स एजेंडा नहीं था. इनके एजेंडा जो है बेसिकली हमेशा फ्लिकरिंग एजेंडा हुआ करते थे कि जैसे ही कोई इशू आ गया, इशू को हार्नेस करो एंड देयर आफ्टर अपने मूवमेंट करो. तो दैट्स व्हाई फिर बंगाल बेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा नहीं चल पाई एंड अल्टीमेटली बॉम्बे बेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिला. कि अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो वही है कि नेशन बिल्डिंग करना है, नेशनल यूनिटी करनी है. फॉर दैट पर्पज़ हमने देखा भी था कि अल्टीमेटली अलग अलग एरिया में सेशन करेंगे एंड ये सेशन जो है अल्टीमेटली उसका चेयरपर्सन नॉन लोकल होगा. वैसे अल्टीमेटली एक पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, वी कैन से इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म. धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी बनेगी एंड ये पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म. इफ़ यू रिमेंबर इसी चक्कर में तो अल्टीमेटली फिर वो इंडियन नेशनल सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो एम जी रानडे ने बना के रखा था, जो हमने पहले देखा हुआ भी है. अल्टीमेटली फिर जब आपने ये किया कि हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म पे ही जाएंगे, तो इंडिया में ट्रेडिशनल लीडरशिप एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम किसकी थी? तो ऑब्वियसली ब्राह्मण क्षत्रिय की थी. तो दे वर रेडीली एग्रीइंग टू कम इन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आफ्टर वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर platform we can say.
वैसे फिर ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप जो वो भी हम लोगों को बनानी है। अभी के लिए लीडरशिप एक तो बॉम्बे लीडरशिप है, बंगाल लीडरशिप है या फिर मद्रास लीडरशिप है। वी नीड टू कैरी आउट दैट एटीट्यूड अमंग ऑर्डिनरी पीपल कि आपको एक पैन इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बनानी पड़ेगी। वैसे अल्टीमेटली फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो भी होगा, जो मैंने अभी आपको बता के रखा था कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है जिसको बेसिकली अपोज होगा तो वो वाला जो एस्पेक्ट जो हम लोग नहीं लेंगे। वैसे अल्टीमेटली फिर सोशल रिफॉर्म वेयर नॉट पार्ट, ये क्यों नहीं है वो भी हमने देखा। एंड आफ्टर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर डालेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ साथ इवन मिलिट्री रिफॉर्म इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अल्टीमेटली कांग्रेस जो है वो अब धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बनेगी। एंड यही कांग्रेस विल बिकम इंडिया, इंडिया विल बिकम कांग्रेस, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन ओपन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर आपको दिखाई देगा कि जो बेसिकली डेमोक्रेसी का हॉलमार्क होता है, पॉलिटिकल पार्टी का हॉलमार्क होता है कि योर आइडियोलॉजी हैज़ टू बी यूनिफॉर्म, कि अगर आप कांग्रेस में आ रहे हो देन ऑब्वियसली सभी की आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए। बट ऐसा तो दिखाई नहीं देगा कि कांग्रेस में अल्टीमेटली आपको इस्लामिक नेशनल लोग दिखाई देंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। वैसे ही कांग्रेस में आपको जो है बेसिकली सेक्युलर नेशनलिस्ट दिखाई देंगे, दैट इज़ बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट दिस वन तेज बहादुर सफरू एंड इवन नेहरू। कांग्रेस में जो है आपको सोशलिस्ट लोग दिखाई देंगे, जेपी नारायण, एंड देयर आफ्टर इवन यू कैन टॉक अबाउट बेसिकली आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस में आपको डाई हार्ड कम्युनिस्ट दिखाई देंगे, दैट इज़ बेसिकली एम.एन. रॉय। देयर आफ्टर वी कैन इवन टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन, दैट इज़ बेसिकली सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस में जो है आपको एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम बेसिकली जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो दिखाई देंगे, मदन मोहन मालवीय, द बिगेस्ट नेम वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर। एंड यही कांग्रेस में आपको मॉडरेट भी दिखाई देंगे, एक्सट्रीमिस्ट भी दिखाई देंगे, गांधीयन लीडर भी दिखाई देंगे। तो इट वाज एन ओपन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एंड ये ओपन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है इसमें कोई भी लीडरशिप वाज वेलकम। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। एंड ये ऑब्जेक्टिव की वजह से हुआ क्या कि कांग्रेस, इसको आज भी आप ये देखोगे ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की अभी भी शिफ्टिंग है, नॉट लाइक बीजेपी कि जहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपकी आइडियोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। तो वो जो हम लोगों को कांग्रेस में नज़र नहीं आता। इट्स एन ओपन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी लीडर विद एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आए एंड अपना पॉलिटिक्स जो है खेले। एंड इसी के वजह से अल्टीमेटली कांग्रेस के ऊपर एक एलिगेशन हमेशा से ही लगा हुआ है। व्हाट इज़ दैट स्पेसिफिक एलिगेशन? कि एलिगेशन था कि अल्टीमेटली कांग्रेस इज़ डोमिनेटेड बाय द अपर क्लास एलाइड पीपल, कांग्रेस इज़ डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण हिंदू लीडरशिप। जैसे आज के टाइम पे भी ये लीडर्स के ऊपर जो है या फिर ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही एलिगेशन लगता है कि जो नेशनलिस्ट है, एंड उसमें भी अल्टीमेटली जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो कांग्रेस के ऊपर सबसे पहला एलिगेशन लगाते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा एलाइड लोगों से भरी हुई है। एंड आफ्टर दूसरा एलिगेशन जो है वो बेसिकली कौन लगाते हैं? नेशनलिस्ट ही लगाते हैं। बट ये नेशनलिस्ट कौन है? देन ऑब्वियसली ये है इस्लामिक नेशनलिस्ट लोग। अल्टीमेटली ये क्या एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण एंड क्षत्रिय लीडरशिप। एंड दैट्स अल्टीमेटली वी नीड टू सी कि ये दोनों ने ही तो प्रॉब्लम की है ना। अल्टीमेटली ये लोग थे कौन? देन ऑब्वियसली ये सावरकराइट लोग थे कि जो विनायक दामोदर सावरकर को फॉलो करेंगे। ये लोग थे कौन? देन ऑब्वियसली ये जिन्हाइट लोग थे जो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोवर थे। एंड अल्टीमेटली यही लोगों ने ग्राउंड लेवल पे प्रोपोगेंडा चलाया लेटर ऑन 1930s 1940s। वो एरिया में जाएंगे तभी भी ये डाटा वापस हम देखेंगे, बट अभी भी हमको ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि इनिशियल लेवल से ही कांग्रेस का एक जनरल कॉम्पोजिशन क्या रहा है। अल्टीमेटली कांग्रेस वॉज कॉट ऑफ द गार्ड कि जब हम लोग 1930s एंड 40s में जाएंगे, प्रिसाइजली 23 मार्च 1940, ये डेट मैंने आपको पहले ही बता के रखे और इसको दिमाग में फिट करना है। द टू नेशन थियरी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस दिन दी, इट वॉज अ वेरी लैंडमार्क इवेंट इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री, बिकॉज वो थियरी देने के बाद पहली बार एक पाकिस्तान या फिर सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम की बात इंडिया में छिड़ी और जिन्हा टुक ओनली 7 years इन ऑर्डर टू कैरी आउट दैट पार्टीशन। अब 7 साल इज़ वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड कि जिसमें अल्टीमेटली आपको पार्टीशन कंट्री का दिखाई देगा या फिर कोई भी कंट्री के लोग जो एक दूसरे से आपको इतने अलूफ दिखाई देंगे। और उसका ह्यूज क्रेडिट जो है ये दोनों सेक्शन को जाता है। एंड अल्टीमेटली ये दोनों ही सेक्शन ने कांग्रेस को टारगेट किया था। कांग्रेस को चाहिए था ना कि यूनिफाइड इंडिया, सेक्युलरिज्म, अल्टीमेटली एक को चाहिए हिंदू राष्ट्र और दूसरे को चाहिए इस्लामिक पाकिस्तान। एंड अल्टीमेटली इन्होंने अल्टीमेटली कांग्रेस के खिलाफ एलिगेशन लगाने चालू कर दिए कि भाई ये तो क्या है, एलाइट लोग है। एंड दर आफ्टर ये कौन है? तो अल्टीमेटली ये लोग जो है बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय हैं। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली कांग्रेस के हाथ से जो है धीरे धीरे जो है बेसिकली पूरे इंडिया का पॉलिटिक्स जो है छूटने भी वाला है।
बट दैट इज़ समथिंग आफ्टर 1940। वहाँ पे जाने से पहले वी नीड टू सी दिस पर्टिकुलर डाटा कि ये डाटा सही में ट्रू है या नहीं है। कि अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली इन बिटवीन 1892 से लेके 1909 के बीच में, देन ऑब्वियसली इसमें 19% ऑफ द डेलीगेट जो वो हिंदू थे एंड ओनली 6.5% वेर मुस्लिम। फर्दर विद इन हिंदू पॉपुलेशन 40% जो ब्राह्मण रहे हैं एंड रेस्ट जो है वो भी बेसिकली अपर कास्ट हिंदू ही है। अपर कास्ट हिंदू का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली कांग्रेस के सेशंस में टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1909 हम लोगों को ना बेसिकली शूद्र पॉपुलेशन दिखाई देती है, ना बेसिकली अनटचेबल पॉपुलेशन दिखाई देती है। एंड दैट्स वाई कांग्रेस के ऊपर लेटर ऑन हम देखेंगे कि पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, देयर आफ्टर फिर SNDP दैट इज श्री नारायण गुरु, एंड देयर आफ्टर इवन बेसिकली द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने हमेशा से एलिगेशन लगा के रखा है कि आप इंडिया इंडिया कर रहे हो, तो बताओ इंडिया किधर है भाई? इंडिया तो दिखाई नहीं देता आपको, इंडिया तो दूर की बात है, आपके पास तो सिर्फ हिंदू रिलीजन में भी बेसिकली सारे के सारे अपर जाति के लोग हैं। यू शो अस विच लीडर यू हैव to represent that particular section of the society. That is how this ugly politics later on, and it was true also. कांग्रेस जो उसको ये चीज़ अल्टीमेटली समझ में आ गई एंड आफ्टर दे ट्राई टू रेक्टिफाई, बट बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम इट विल बी टू लेट फॉर द कांग्रेस, जिसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे। देयर आफ्टर अल्टीमेटली नैरो एंड एलिटिस्ट इन कैरेक्टर जो बेसिकली सेकेंड एलिगेशन जो लगा के रखा हुआ है दैट इज़ हिंदू नेशनलिस्ट वाला एलिगेशन, बिकॉज इनका कहना है कि हमको ये हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई, एंड हिंदू राष्ट्र जो है उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इट इज़ यर्निंग, इट इज़ ओनली पॉलिटिकल एलाइट, जो बेसिकली कौन है तो वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल एलाइट है, ये लोग बेसिकली इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक रहे हैं। तो हमको वो भी देखना है कि भाई सही में एलाइट था क्या, देन यस एलाइट था। हम लोगों को ये वाला डाटा भी दिखाई देता है कि आउट ऑफ टोटल अगर हम लोगों की बात करें इन बिटवीन द सेम टाइम पीरियड 1892 से लेके 1909, तो इसमें अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा मैक्सिमम लॉयर्स रहे हैं। लॉयर्स के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली ज़मींदार सेक्शन का रहा है इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सॉरी, देयर आफ्टर फिर ट्रेडर है, जर्नलिस्ट है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, एंड देयर आफ्टर फिर अदर प्रोफेशनल रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडीड इंडिया का एक एलाइट सेक्शन ही था। कांग्रेस टिल 1909 वॉज डोमिनेटेड बाई द एलाइट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, एंड ऑब्वियसली वो होगा भी, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इंडिया का नेशनल पॉलिटिक्स इस ज़माने में अर्बन पॉलिटिक्स था, एंड अर्बन पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली फिर विलेज लेवल का बंदा था ही नहीं उस, तो अभी भी वो नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए कोशिशें जारी है। एंड एट द सेम टाइम जो बंदा नेशनलिज्म डेवलप करवा रहा है वो बंदा अर्बन लेवल पे बैठा है। ना अर्बन लेवल पे जब आप बैठोगे तो आप बेसिकली काम धाम करोगे, एंड ये काम धाम करोगे मतलब प्रोफेशनल बनोगे, एंड प्रोफेशनल में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको एक एलाइटिस्ट कैरेक्टर जो आएगा ही आएगा। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम पैट्रियार्की हमेशा से डोमिनेट हम लोगों को दिखाई देती है। इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे कि रोल ऑफ वुमन इन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ वुमन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो, कि एटीट्यूड ऑफ पैट्रियार्की जो वो हमेशा से रिफ्लेक्ट की जाती है, जिसमें अल्टीमेटली वुमन रिप्रेजेंटेशन जो वो हिस्टोरिकली लो है। जस्ट फॉर द नेम से कि या फिर 2 वुमन डेलीगेट जो है वो हम लोगों को स्टार्टिंग फ्रॉम 1890 ऑनवर्ड जो दिखाई दी है। इनफैक्ट कादम्बिनी गांगुली 1890 के सेशन में बिकेम द फर्स्ट वुमन टू एड्रेस द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कादम्बिनी गांगुली जो है ये नाम याद रखोगे, 1890 का जो सेशन हुआ था उसमें उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया था। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वुमन ग्रेजुएट ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अल्टीमेटली ये सारे ही इसमें आपको वही दिखाई देगा। एंड फाइनली अल्टीमेटली वी कैन टॉक अबाउट कि बेसिकली अगर मेजॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर की बात करें तो जो मैंने आपको बता के रखा था वो भी हमको दिखाई देता है कि अल्टीमेटली कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, यही 3 एरिया के लीडर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे। अल्टीमेटली यही 3 लीडर्स, यही 3 एरिया। अब इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ कि कैसे ये नेशनलिज्म डेवलप्ड हुआ, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कैसे उसमें रिस्पॉन्सिबल रही, बॉम्बे से फिर मद्रास, सॉरी कैलकाटा से फिर बॉम्बे, बॉम्बे से अल्टीमेटली फिर मद्रास। दिस हैज़ रिमेन्ड द फ्लो ऑफ द नेशनलिज्म इन आवर कंट्री। तो बाय एंड लार्ज आपको ये एलिगेशन जो है हमेशा ट्रू दिखाई देंगे कि जो हिंदू नेशनल एंड इस्लामिक नेशनल लोगों ने कांग्रेस पे करके रखा हुआ है। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दिस ऑल्सो कि एक काउंटर भी याद रखना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ दैट स्पेसिफिक काउंटर, कि अल्टीमेटली उस ज़माने में डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी के साथ साथ नेशनलिज्म यही अर्बन इंटेलेक्चुअल कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट वाज बाउंड टू हैपन कि इन्हीं लोगों का प्रेजेंट जो है मैक्सिमम इंडिया के अर्ली नेशनल मूवमेंट में रहेगा। लेटर ऑन हम ये भी देखेंगे कि फिर 1909, 1910 ऑनवर्ड सिचुएशन चेंज हुई है, एंड अनफॉर्चुनेटली फिर हिंदू नेशनलिस्ट, इस्लामिक नेशनलिस्ट ने उसके ऊपर बात नहीं की
कि अगर हम लोग 1920, 30 एंड 40 का कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें अब आपको थोड़े बहुत चेंजेस जो दिखाई देंगे, जिसके हम लोग लेटर ऑन बात भी करेंगे। अल्टीमेटली फिर मेथड्स ऑफ द अर्ली वर्क या फिर अर्ली कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो ये मेथडोलॉजी में हम लोगों ने अब इसके ऊपर भी कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में बात की है। इसको थोड़ा सा और लेके जाएंगे आगे, दैट इज़ टुमारो, कि एग्जैक्टली मॉडरेट मेथडोलॉजी वर्क कैसे करती थी। बट ऑब्वियसली इनका हमेशा से एक सेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल एजिटेशन में रहा है। अल्टीमेटली फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल एजिटेशन जो है वो क्यों रहे हैं, इसका रीज़न मैंने आपको देख के रखा है कि ब्रिटिश जो है इनके बेसिकली सेंस ऑफ जस्टिस में इन लोगों को हमेशा से यकीन था। एंड सेंस ऑफ जस्टिस में यकीन क्यों था, बिकॉज इन्होंने पहले ही ये चीज़ देख के रखी थी कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को पेटिशन भेज रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, सती, देयर आफ्टर विडो रीमैरिज ऐसे रिफॉर्म करके रखे हुए हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी ब्रिटिशर्स ने अब बेसिकली 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन भी दे के रखा है, एंड दैट दे विल वर्क फॉर इंडिया, एंड दैट्स अल्टीमेटली दे हैड सेंस ऑफ जस्टिस। पहले तो ये एक एंगल था कि बेसिकली हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट वाज देयर, दूसरा जो है बेसिकली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोमिसेस वेर देयर, एंड तीसरा एंगल इसमें जो था कि अगर आप बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आप जाते हो तो काउंटर क्या अवेलेबल है। काउंटर जो है वो बेसिकली डायरेक्टली इंडिया में अवेलेबल है, मोनार्की, जिसको अभी भी लोगों का सपोर्ट है। लोग तो आज भी चाहते हैं अपने बड़े बड़े राजा महाराजे वापस आ जाए और उनका राज जो इंडिया पे आ जाए। उस ज़माने में भी वही था, एंड दैट्स अल्टीमेटली दे ट्रेडेड देयर पाथ वेरी केयरफुली, कि अल्टीमेटली अगर हम लोगों को नेशनलिज्म या फिर नेशनल मूवमेंट डेवलप करने हैं तो ब्रिटिशर्स का होना ज़रूरी है। एंड दैट्स उनको अपोज करने के साथ साथ देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिटेशन कि अपोज इतना भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया से चले जाए, बिकॉज अगर वो चले गए तो लोग वापस से मोनार्की लाएंगे, लोग जो है इंडिया को वापस से 600 प्लस इंडिपेंडेंट किंगडम में ब्रेक डाउन करेंगे, बिकॉज हमने देखा था कि 600 प्रिंसिपैलिटीज़ आर स्टिल देयर इन आवर कंट्री, एंड दैट्स व्हाई वी नीडेड टू बाय अ टाइम। इनफैक्ट द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस ये दादा भाई नौरोजी ने ही करके रखा हुआ था। दादा भाई नौरोजी का ये हमेशा से ही कहना था कि अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस जो आना है वो आएगा। यू डोंट थिंक दैट ब्रिटिशर्स जो है परपेचुअली इंडिया में रहने वाले हैं, देयर विल बी एन इंडिपेंडेंस समवेयर डाउन द लाइन, बट राइट नाउ इज़ नॉट अ टाइम। 1866 में उनके ये कमेंट है कि अभी टाइम क्यों नहीं है, बिकॉज अभी के लिए 600 प्लस प्रिंसली स्टेट, इंडिया के इनहेरेंट डिवीजन एंड आफ्टर इंडिया की प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स मोनार्की, ये सारे ही प्रॉब्लम जो है इंडिया के सामने खड़े हैं। तो ब्रिटिशर्स को हमने पहले पिटीशन दिए, दे हैव हेल्प्ड अस इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस भी दे के रखा है, तो लेट्स हैव लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, लेट्स हैव बेसिकली फेथ इन देयर सेंस ऑफ जस्टिस एंड विल वर्क फॉर दैट, बिकॉज द काउंटर इज़ बेसिकली रेवोल्यूशन। एंड रेवोल्यूशन या फिर वायलेंस के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो 2 सिनेरियोज विल कम आउट ऑफ इट। एक तो ब्रिटिशर्स ये पूरी नेशनलिज्म की मूवमेंट उसको सप्रेस कर देंगे, अगर नेशनलिज्म जीत भी गया तो अल्टीमेटली इट विल बी हिंदू नेशनलिज्म, इस्लामिक नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एंड रीजनल नेशनलिज्म दैट विल बिकम विक्टोरियस, नॉट इंडियन नेशनलिज्म। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर इंडिया के 600 से ज़्यादा टुकड़े जो है आपके सामने दिखाई देंगे, एंड लेट्स बी रेडी फॉर दैट। एंड दैट्स अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करने हैं। अल्टीमेटली फॉर दैट पर्पज़ अब हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर का सहारा लेंगे। हमने पहले ही देख के रखा हुआ है कि न्यूज़पेपर का सहारा लेंगे कैसे, बिकॉज हम लोगों को नेशनल लिटरेचर जो है वो बनाना है। एंड फॉर दैट पर्पज़ मल्टीपल न्यूज़पेपर अब इंडिया में स्प्रैंग अप होने चालू किए, जो हम पहले ही देख चुके हैं। एनुअल सेशन हम लोग कैरी आउट करेंगे, एंड एनुअल सेशन के थ्रू नेशनलिज्म डेवलप करेंगे। ये कैसे, ये अभी मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली इसके वजह से एक पैन इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट लीडरशिप विल बी रेडी टू वर्क अंडर नॉन रीजनल पर्सन, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम एक नेशनलिज्म लोकल लेवल पे भी हम लोग फैला सकते हैं। बिकॉज जब आप अलग अलग रीजन में जाओगे तो वो रीजन में जाने के साथ साथ वहाँ का जो लोकल बंदा है वो अल्टीमेटली नेशनल बनेगा, बिकॉज आप प्रोपोगेंडा फैलाओगे ना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वॉल्टियर लेके जाओगे, आजू बाजू वाले विलेजेस में भेजोगे, नेशनलिस्ट लिटरेचर जो है अल्टीमेटली उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होगा। एंड देयर आफ्टर फिर इल्यूजन ऑफ द जस्टिस एंड गुडनेस ऑफ द ब्रिटिश। ये इल्यूजन मैंने इसके लिए आगे वर्ड लगा के रखा है बिकॉज अल्टीमेटली आज के टाइम पे इनके पॉजिटिव में बोलना इज़ एन अनाथेमा थैंक्स टू द राइट विंगर हिस्टोरियोग्राफी। तो इनको सभी जगह गाली पड़ती है, तो एकदम एक्सेसिव भी इनके लिए पॉजिटिव मत हो जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से, बट वाई दिस सेंस ऑफ गुडनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, अभी इसके मैंने आपको 3 पैरामीटर दे के रखे हुए हैं, एंड दैट वॉज बेसिकली देयर आइडियोलॉजी, दैट्स वाई दे बिहेव द वे दे बिहेव। अभी इंडिया के लिए अच्छा था क्या, तो हाँ अच्छा था, बिकॉज अल्टीमेटली इसी की वजह से तो नेशनल पॉलिटिक्स डेवलप्ड हुआ।
अच्छा नहीं था क्या? तो नहीं अच्छा था, बिकॉज इसके वजह से इंडिया का इंडिपेंडेंस पोस्टपोन हो गया, जो कि एक बेतुका आर्ग्यूमेंट है, बट इसको थोड़ा सा याद रखो, बिकॉज अल्टीमेटली आज के टाइम पे एज आई टोल्ड यू थोड़ा सा अलग टाइप का हिस्टोरियोग्राफी चलता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डेप्यूटेशन टू ब्रिटेन, अल्टीमेटली हमने ये भी देखा था कि दादा भाई नौरोजी खुद वहाँ पे जाके बैठे थे। ब्रिटिश इंडिया कमेटी जो है 1891 में बनी थी, एंड दैट्स अल्टीमेटली डेप्यूटेशन वाला एंगल जो है वो भी आपको हमेशा दिखाई देगा। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इसका क्यूमुलेशन जो है, ये क्यूमुलेशन वॉज बेसिकली द मेथोडोलॉजी ऑफ द अर्ली कांग्रेस। एंड यही मेथोडोलॉजी के बाद अल्टीमेटली वी नीड टू एंटर कि इंडिया का या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिर इम्पोर्टेंस इंडिया में सही रहा है क्या? तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है अल्टीमेटली आईएनसी ने ही तो प्रोवाइड किया। अल्टीमेटली आज आप और हम जो नेशनल है वो कांग्रेस को कितनी भी गाली डाले, बट कांग्रेस के ही मेंबर थे ना, टिल 1947 कांग्रेस वॉज देयर। तो भले ही गलतियाँ होती है, गलतियाँ हुई है, उसको रेक्टिफिकेशन का ट्राई भी कांग्रेस ने किया, बट अल्टीमेटली कांग्रेस के अंडर ही जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है इंडिया का वो डेवलप्ड हुआ। देयर आफ्टर प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस डिसकंटेंट ऑफ द मासेस की फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के लोगों को भी अब बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली कि दे कैन एंटर इनटू नेशनल पॉलिटिक्स, एंड देयर आफ्टर दे कैन शो देयर नेशनलिज्म या फिर पैट्रियोटिज्म जो उनके पास आया है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली दे वर द सोर्स ऑफ द यूनिफाइड लीडरशिप, कि अल्टीमेटली कांग्रेस में ही अब इंडिया के सारे ही लीडर आएंगे। आपने आपके इनहेरेंट बायसेस के थ्रू अपना एक नेशनल लीडर पिकअप करके रखा है ना, जो आपका रीजनल हीरो है। इट माइट बी तिलक, इट माइट बी सावरकर, इट माइट बी बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट गांधी, नेहरू, पटेल और इवन सुभाष चंद्र बोस, सारे कांग्रेस के ही तो मेंबर थे। एंड इन दैट कैपेसिटी कांग्रेस को ये क्रेडिट आपको हमेशा ही देना पड़ेगा कि दे वर द सोर्स ऑफ द यूनिफाइड लीडरशिप ऑफ आवर कंट्री। और ये क्यों पॉसिबल था? बिकॉज इट वॉज एन ओपन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एंड इसमें आपकी आइडियोलॉजी की जो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट योर आइडियोलॉजी एट अ पैन इंडिया लेवल, कम जॉइन अस, एंड वी आर गिविंग दैट पर्टिकुलर वे टू ईच एंड एवरी लीडरशिप कि वो जो है अपना लोकल लेवल पे नेशनलिज्म चलाए, उसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे ही अल्टीमेटली सीमेंटिंग पॉलिटिकल फैक्टर जो है, जो अभी मैंने आपको बता के रखा हुआ था कि अल्टीमेटली जो पूरे इंडियंस को इंडियन बनाने का काम और इनको अल्टीमेटली कॉमन एजेंडा, पहले के ज़माने में नेशनलिज्म, दूसरा जो है स्वराज, एंड तीसरा जो है पूर्ण स्वराज, ये कांग्रेस ने ही दिया था। एंड देयर आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो अभी मैंने आपको बता के रखा था कि धीरे धीरे कांग्रेस में हर एक जाति, हर एक वर्ण, हर एक प्रोफेशन, सारे ही आइडियोलॉजी के लोग आएंगे, एंड अल्टीमेटली फिर पीपल ऑफ इंडिया का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है कांग्रेस बना हुआ है। अल्टीमेटली कांग्रेस की जो फाउंडेशन जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है कि फ्रॉम इट्स फाउंडेशन until the time of India's independence, the Indian National Congress was largest and most prominent Indian public organization and central and defining influence of the Indian independence movement. I hope it is quite clear कि ये क्यों? बिकॉज कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से बनी, उन्होंने अपने एजेंडा डिक्लेयर करके रखे थे एंड अपने आप को ओपन रखा था। इट वॉज एन ओपन लिबरल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसमें जब मॉडरेट हारे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सट्रीमिस्ट हारे तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, जिन्हा हारे तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। गांधी जब अल्टीमेटली हारे एट द हैंड ऑफ द जवाहरलाल नेहरू एंड पटेल, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। सुभाष चंद्र बोस जब हारे एट द हैंड ऑफ गांधी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि अल्टीमेटली विल ऑफ द पीपल विल रेन सुप्रीम, एंड इन दैट कैपेसिटी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में मल्टीपल ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम, डिसेंट इज द बेस ऑफ द एंटायर डेमोक्रेसी, क्रिटिसिज्म इज द हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड कांग्रेस ने इनिशियल लेवल से उसको ओपन अप करके रखा था। ऑब्वियसली इसमें गलतियाँ भी है जो मैंने अभी आपको बता के रखी हुई थी कि मल्टीपल जगह पे कांग्रेस फंबल्ड, एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम तो बहुत ज़्यादा निगेटिव कांग्रेस के ऊपर बात भी करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, द नेक्स्ट टर्न इज बेसिकली कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिया में आजकल जुमलेबाजी का टाइम पीरियड है, एंड ये जुमलेबाजी में अल्टीमेटली फिर एक जुमला हमेशा चलता है कि कांग्रेस तो भाई सेफ्टी वॉल है। एंड ये सेफ्टी वॉल थियरी के ऊपर जो हमको देखना, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी होगी, इंडिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी, द फाउंडर ऑफ इंडिया यू कैन से, एंड आफ्टर रूलर फॉर ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कैन से, अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू यही पॉलिटिकल पार्टी के आपके सारे ही ग्रेट हीरोज़ रह चुके हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जब इतनी बड़े लेवल की रहेगी तो इसकी कंट्रोवर्सी भी होने वाली है, एंड देयर आर टू कंट्रोवर्सीज दैट आर ऑलवेज देयर। एक ऑफिशियल कंट्रोवर्सी थियरी है, ये ऑफिशियल कॉन्स्पिरेसी थियरी मतलब आपका सेफ्टी वॉल थियरी।
एंड देयर आफ्टर दूसरी जो थियरी है दैट इज़ बेसिकली एम्बिशंस एंड राइवलरीज ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एलाइट। हम लोगों को जो है बेसिकली दोनों की इलेबोरेटली बातें करनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली ये दोनों थियरीज जो है क्या, एंड ये दोनों थियरीज जो चलती है या फिर नहीं चलती। तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन। सबसे पहले तो ऑफिशियल कॉन्स्पिरेसी थियरी, इसी का सेफ्टी वॉल थियरी बोलोगे। ये देने का काम जो है 1916 में लाला लाजपत राय ने करके रखा हुआ है। बहुत जनों का कहना है कि लाला लाजपत राय ने ये थियरी 1894 में दी थी। तो ये वाला डाटा जो है वो गलत डाटा है, इट इज़ रॉन्ग डाटा। द अर्लीस्ट रेफरेंस दैट वी कैन बेसिकली फाइंड इज़ 1916 में, जब लाला लाजपत राय ने अपना न्यूज़पेपर दैट इज़ यंग इंडिया, उनका जर्नल था सॉरी, उसमें बता के रखा था कि कांग्रेस जो है ये क्या है, बेसिकली एक सेफ्टी वॉल है। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या है, तो प्रेशर कुकर की सीटी। आपके घर में प्रेशर कुकर तो होगा ही ना, जिसमें आप राइस बनाते हो, दाल बनाते हो, उसकी जो सीटी है दैट इज़ बेसिकली सेफ्टी वॉल। क्या करता है वो प्रेशर कुकर का सीटी, कुकर के अंदर जब प्रेशर डेवलप्ड होता है तो कुकर फटने का डर है ना, दैट्स वो प्रेशर जो आपको कुकर से बाहर निकालना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दैट सीटी या फिर सेफ्टी वॉल। एंड फिर लाला लाजपत राय ने ये एलिगेशन लगाया कि देखो भाई कांग्रेस जो बनाई है एलन एक्टोवियन ह्यूम ने बना के रखी है। एंड एलन एक्टोवियन ह्यूम ने क्यों बना के रखी है, बिकॉज इंडिया में रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी थी, इंडिया में एक रेवोल्यूशन होने वाला था, एंड ये रेवोल्यूशन जो है वो कर्व करने के लिए एलन एक्टोवियन ह्यूम ने अल्टीमेटली फिर सेफ्टी वॉल थियरी बना के रखी हुई है। एंड अल्टीमेटली ये वाली थियरी जो है उन्होंने 1916 में देनी चालू कर दी। 1916 में जैसे ही इन्होंने ये थियरी दी तो ऑब्वियसली एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम इन्होंने इसके ऊपर जो है कुछ बेसिकली एलिगेशन भी लगा के रखे थे कि एलन एक्टोवियन ह्यूम एंड लॉर्ड डफरिन जो है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने के साथ साथ ये बेसिकली डफरिन ने एंड एलन एक्टोवियन ह्यूम ने की हुई कॉन्स्पिरसी है, तो कांग्रेस भाई खतरा है, कांग्रेस को निकालो, बाहर निकालो। तो लाला लाजपत राय ने ये वाली थियरी जो है 1916 में दे दी कि सेफ्टी वॉल है, एंड दैट्स व्हाई कांग्रेस को हमको सपोर्ट नहीं करना है, हमको कांग्रेस के आगे बढ़ना है और इंडिया में रेवोल्यूशन करना है। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पर्सन ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन्हीं के अंडर बाय एंड लार्ज जो अर्लियर जनरेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी लीडरशिप पंजाब में खड़ी हुई। इन्हीं के एसोसिएट थे अजीत सिंह का सगा छोटा भाई एंड उसका बेटे थे भगत सिंह। तो अल्टीमेटली ये सारे ही लिंकेजेस जो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आई विल गिव यू कि अल्टीमेटली ये जो लीडरशिप है इनको हमेशा से इंडिया में रेवोल्यूशन चाहिए था, वॉयलेंस चाहिए था, एंड फॉर दैट पर्पस कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना था, तो आपने एक सेफ्टी वॉल थियरी दे दी। अब ऑब्वियसली जैसे ही आपने सेफ्टी वॉल थियरी दे दी तो सेफ्टी वॉल थियरी जो है अब इसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। इनफैक्ट इट वॉज नॉट लाला लाजपत राय, जो इंडिया में हमेशा ही मिसनोमर है कि इन्होंने, नो नॉट एट ऑल, इट वॉज इन फैक्ट बेसिकली विलियम वेडरबर्न जिन्होंने ये अर्लीस्ट थियरी दे के रखी थी। इफ यू रिमेंबर अल्टीमेटली विलियम वेडरबर्न 1889 का जो कांग्रेस का सेशन है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया कमेटी जो बनी थी 1891 में उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। विलियम वेडरबर्न इज ऑल्सो हैविंग अकोलोडेट इन आवर कंट्री कि ही इज़ द ओनली ब्रिटिश पर्सन टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। 1800 ये जो 89 का सेशन है एंड आफ्टर 1910 का सेशन है। बट ऑब्वियसली फिर थिंग्स स्टार्टेड टू टर्न सोर फॉर द एंटायर ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक लॉबी। ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक लॉबी जो है ऑब्वियसली इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नेम वही थे कि एलन एक्टोवियन ह्यूम, देर आफ्टर हमने अभी देखा था कि जॉर्ज यूल, देर आफ्टर तीसरा जो है विलियम वेडरबर्न जिनका नाम अभी हम लोगों ने देख के रखा हुआ है, एंड देर आफ्टर अगेन वी कैन टॉक अबाउट अल्फ्रेड वेब। तो ऐसे मल्टीपल ब्यूरोक्रेट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 1884 या फिर 1885 आईएनसी के सपोर्ट में रही है। बट फिर आईएनसी ने क्या किया कि 1905 में अल्टीमेटली स्वदेशी का नारा दिया। इट वाज आईएनसी जिन्होंने अल्टीमेटली फिर 1906 में अल्टीमेटली स्वराज का नारा जो है पास किया। एंड देयर आफ्टर आईएनसी की ही पॉलिटिकल लीडर है दैट इज़ बेसिकली तिलक हो सकते हैं या फिर औरोबिंदो घोष हो सकते हैं, एंड देयर आफ्टर इवन बेसिकली लाला लाजपत राय हो सकते। इन्हीं के अंडर तो पहले सावरकर डेवलप्ड हुआ। सावरकर वॉज स्टडिंग इन द फर्ग्यूसन कॉलेज जो बेसिकली तिलक का ही था। औरोबिंदो घोष जो अल्टीमेटली 1908 से पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए बिकॉज उनका सगा छोटा भाई बरिन कुमार घोष जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पकड़ा गया। एंड लाला लाजपत राय के अंडर अल्टीमेटली फिर अजीत सिंह डेवलप्ड हुए जिनके भाई का बेसिकली बेटा था भगत सिंह, वी कैन टॉक अबाउट लेटर ऑन। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आफ्टर ब्रिटिश पब्लिक में नाक कट गई ना आपकी। सिंपल है कि भाई आपने बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों, कि ये सारी लीडरशिप जो है इट वाज बेसिकली हैवीली क्रिटिसाइज इन ब्रिटेन।
एंड जब ब्रिटेन में जब हैवी क्रिटिसिज्म होना चालू हो गया तो फाइनली अपने आप को, दैट इज़ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक लॉबी को, आपको डिफेंड भी तो करना है। अब अनफॉर्चुनेटली इन सब में से एक ही बंदा जिंदा था, दैट इज़ विलियम वेडरबर्न। तो विलियम वेडरबर्न अल्टीमेटली टुक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन हिज हैंड कि अब हम जो है बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक लॉबी को डिफेंड करेंगे, कि हमारा विजन क्या था। एंड वो विजन जो अल्टीमेटली कांग्रेस जो है अब फॉलो नहीं करता। कांग्रेस अब बहुत आगे बढ़ चुका है कि आपने एज अ सेफ्टी वॉल बनाई, बट अल्टीमेटली कांग्रेस अब फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा ना खुद को। एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली दे डिड कि सबसे पहले 1913 में विलियम वेडरबर्न ने एक बायोग्राफी लिखी, एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम अल्टीमेटली डाइड इन 1892 में अल्टीमेटली ही डाइड एंड ही वॉज बेसिकली द सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, नॉट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमने देखा था कि उमेश चंद्र बैनर्जी अगर आगे अलग रहे हैं फ्रॉम 1885 से लेके 1892 टिल हिज डेथ। तो अल्टीमेटली फिर ह्यूम की एक बायोग्राफी लिखी एंड दर आफ्टर अल्टीमेटली इन्होंने बता के रखा था कि एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है ही हैड लर्नड इन 1878 कि 1878 में लिखा भी है यहाँ पे, हाँ, कि बेसिकली एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है उनके पास बेसिकली कुछ सीक्रेट रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू विलियम वेडरबर्न जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, उनका कहना था कि एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है उनके पास फिर बाबा एंड दर आफ्टर चेला का अपना एक नेटवर्क हुआ करता था। ऑब्वियसली बाबा एंड चेला कौन होते हैं, तो ये वेंडरर्स होते हैं, ये एस्केटिक वेंडरर होते हैं, विलेज लेवल में जाते थे, इंटेलिजेंस गैदर करते थे, ब्रिटिशर्स को सप्लाई करते थे। तो विलियम वेडरबर्न ने वही बोला कि देखो भाई, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाने के पीछे ह्यूम का ये ऑब्जेक्टिव था कि सबसे पहले तो उनको एक सीक्रेट रिपोर्ट मिली। ये सीक्रेट रिपोर्ट जो है उनको बेसिकली सर्टन बाबा एंड दर आफ्टर चेला जो है उन्होंने दी। एंड ये मिलने के बाद फाइनली एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है उन्होंने क्या करके रखा था कि वॉइसरॉय से कांटेक्ट किया एंड वॉइसरॉय जो है दैट इज़ वॉइसरॉय डफरिन, ये भी हमारे साथ थे। अनफॉर्चुनेटली वॉइसरॉय डफरिन भी तब तक मर चुके थे, तो ये भी हमारे साथ थे वे बैक इन 1885 एंड तब जाके हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो इट वॉज अ प्योर केस फेस सेवर कि भाई अब मैं अकेला ज़िंदा हूँ विलियम वेडरबर्न। तो विलियम वेडरबर्न ने अल्टीमेटली पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के ह्यूम के सर पे डाल दी एंड ह्यूम के साथ साथ अल्टीमेटली फिर वॉइसरॉय डफरिन को भी इसमें ढकेल दिया, ताकि बेसिकली फिर हमारा नाम जो है ब्रिटेन में ख़राब ना हो। बिकॉज नाउ ब्रिटिश पॉपुलेशन एज वेल एज ब्रिटिश पार्लियामेंट आपसे सवाल पूछ रहा है ना, यू आर अलाइव, कि भाई क्या सोच के आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़ावा दिया या फिर बनाया। तो कांग्रेस इज़ गेटिंग आउट ऑफ योर हैंड ऑल्सो एज वेल एज आवर हैंड ऑल्सो। कितने सारे रायते जो है कांग्रेस अब फैला रहा है, तो आपको जो है बेसिकली संभालना चाहिए था कांग्रेस को। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली फिर 1813 में ये बायोग्राफी आई। अल्टीमेटली ये बायोग्राफी जो है बेसिकली सबस्ट्रेल फेलियर थी। सबस्ट्रेल फेलियर मतलब इसका कोई टेकर भी नहीं था, और ये थियरी अल्टीमेटली वेडरबर्न ने वहाँ चलानी तो चाहिए ब्रिटेन में, वो नहीं चली। बट मच थैंक्स टू द राइट विंगर लीडर्स यू कैन से कि लेटर ऑन यही राइट विंगर हिंदू लीडर है, उन्होंने बायोग्राफी पिकअप कर ली और ये प्रोपोगेंडा उठा के इंडिया में फैलाना चालू कर दिया कि भाई देखो सेफ्टी वॉल है। एंड अल्टीमेटली यही चीज़ जो है 1913 के बाद फिर 1916 ऑनवर्ड जो है लाला लाजपत राय ने पूरे इंडिया में फैलानी चालू कर दी। ऑब्वियसली फिर इसको फिर कुछ हिस्टोरियन का सपोर्ट भी मिला, जैसे हिंदू नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर थे अर्लीस्ट लेवल पे आरपी दत्त, ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, उनको वही कहना था कि कांग्रेस वॉज बॉर्न थ्रू अ कॉन्स्पिरसी टू फोरस्टॉल अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया एंड इंडियन बॉर्जुआ लीडर, मतलब जो अभी हमने देखा था कि सारे के सारे एलाइट लीडर है, दे वर अ पार्टी टू इट। तो कांग्रेस को भाई आप अपोज करो, कांग्रेस को सपोर्ट करना बंद करो। कांग्रेस जो है बेसिकली देश के बर्बादी का कारण है, तो कांग्रेस की वजह से देश जो है बेसिकली बर्बाद हो रहा है। तो बेसिकली इन्होंने प्रोपोगेंडा चलाया। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जो इंपीरियल हिस्टोरियन है, इंपीरियल हिस्टोरियन का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली इंपीरियल हिस्टोरियन मतलब विंसेंट आर्थर स्मिथ, सबसे बड़ा नाम। अब उनके लिए तो ये बनी बनाई अपॉर्चुनिटी हाथ में मिल गई ना, कि अगर इंडिया के ही अगर लीडर एंड इंडिया के ही अगर हिस्टोरियन जो है, जो राइट विंगर हिंदू नेशनलिस्ट, वही अगर कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करते तो लेट्स सपोर्ट देम। अगर सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो जाएगी, एंड अगर कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो गई तो आपका एक ही तो पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। ये पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो कोलैप्स हो जाएगा, ब्रिटिश राज जो परपेचुएट होगा। एंड दैट्स वाई स्टार्टिंग फ्रॉम 1910 इटसेल्फ, फिर 1920, 1930 एंड 1940s तक कांग्रेस से अल्टीमेटली जो लीडर बाहर निकलेगा वो कांग्रेस को गाली डालेगा। जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद फैशन है कि नेहरू को गाली डालो। अभी 8-10 साल पहले की अगर बात करोगे तो कांग्रेस को बाहर निकलने के बाद गांधी जी का स्टेटमेंट दिखाया जाता था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, गांधी जी ने 1947 में ही बोला था। तो ये प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं। तो वही वाला पंगा है कि जो राइट विंगर हिंदू नेशनलिस्ट लोग होते हैं, तो इन्होंने अल्टीमेटली प्रोपोगेंडा फैलाया। अल्टीमेटली प्रोपोगेंडा जो है
लाला लाजपत राय के थ्रू इंडिया में आया, एंड लाला लाजपत राय के थ्रू जो इंडिया में आया हुआ प्रोपोगेंडा जो है इसको अल्टीमेटली इंडिया में टिकर भी मिल गए, बट विदाउट एनी एविडेंसेस। अब ऑफ लेट जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं इन्होंने इसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च करके रखा हुआ है। अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है अल्टीमेटली उन्होंने क्या करके रखा हुआ है कि एक एक करके अब ये सारी ही चीज़ें जो ओपन अप करनी चालू कर दी। कि सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन में प्रिसाइज नेम इज़ बिपान चंद्रा। ये पूरा का पूरा जो थियरी है ये मैं बिपान चंद्रा का ही दे रहा हूँ, बिकॉज ही हैज़ बेसिकली कैरिड आउट रिसर्च ऑन इट। हमने आरपी दत्ता का जो थियरी देखा था, इट वॉज बाय एंड लार्ज सब्सक्राइब बाय द मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल हिस्टोरियन, हिंदू नेशनल हिस्टोरियन। अब उसके काउंटर वाला थियरी है। अब ये काउंटर वाला थियरी क्या बोलता है पहले देखते हैं। सबसे पहले तो रोल ऑफ एलन एक्टोवियन ह्यूम हमको देखनी चाहिए कि अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम ने खुद ये बहुत बार बोल के रखा है कि वी नीड टू क्रिएट अ सेफ्टी वॉल। तो इसमें तो अल्टीमेटली कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए कि सेफ्टी वॉल तो उनको बनाना था, बिकॉज अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम है या फिर एलन एक्टोवियन ह्यूम के साथ जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है वो कि इंडिया का अच्छा नहीं चाहती थी। ऑब्वियसली दे वांटेड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जो उनके हाथ में रहे एंड जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे। इट वॉज देयर फेलियर एंड द सक्सेस ऑफ इंडियाज नेशनल लीडरशिप, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज गांधीयन, कि जिसके वजह से आयरन से ब्रिटिशर्स के चपेटे से बाहर आई और उन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड किया, नेशनल मूवमेंट जो वो लीड की। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ह्यूम के बारे में ही ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ही हैड हिमसेल्फ स्टेटेड इट, तो ऑब्वियसली सेफ्टी वॉल है क्या, देन यस है। बट अल्टीमेटली यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूम के जो इंटेंशन है दे वर मोर नोबल देन जस्ट अ सेफ्टी वॉल। कि इनको अल्टीमेटली क्या है कि एक जेन्युइन सिंपैथी इंडिया से हमेशा से ही रही है। एंड आफ्टर एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है ही वांटेड टू मेक दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कि स्टार्टिंग फ्रॉम, चलो अगर सेफ्टी वॉल थियरी ही की बात करें तो 1878 से लेके 1885 मतलब ऑलमोस्ट आपने आपके ज़िंदगी के 7-8 साल जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने में निकाल दिए। तो जब आप इतना ज़्यादा काम करते हो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, उसके साथ साथ यार पॉलिटिकल लिबरल ऑल्सो, तो पॉलिटिकल लिबरल जब आप हो तो ऑब्वियसली आपके जो बेसिकली इंटेंशन जो उसके ऊपर संदेह लेना थोड़ा सा मुश्किल ही जाता है कि आपके सही में ये इंटेंशन था क्या। हो सकते हैं, बट एज सच इट इज़ स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ वी कैन से दैट कि बेसिकली एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है ये अभी भी बेसिकली क्या है, थोड़ा सा डिबेटेबल है। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि अल्टीमेटली एलन एक्टोवियन ह्यूम ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना के रखी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन पे कभी भी बेसिकली जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल विल जो एनफोर्स नहीं की। कि अगर हम लोगों ने 1885 की बात की तो उसके पहले एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है ही वॉज अफ्रेड कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन हो सकता है, एंड रेवोल्यूशन इज़ नेवर अ गुड एस्पेक्ट। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एंड लेटर ऑन भी इसके ऊपर बात करेंगे कि रेवोल्यूशन इज़ ऑलवेज अ डिजास्ट्रस वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर कंट्री। इट इज़ नथिंग बट अ प्योर केस वायलेंस, एंड ये वायलेंस में अल्टीमेटली किसी का भला नहीं होता है, बस लोग मरते हैं, ऑर्डिनरी बंदे मरते हैं। अल्टीमेटली फिर एलाइड पॉपुलेशन बैकपैक करके कंट्री से निकल जाता है, तो बेचारा गरीब बंदा जो है वही इसमें पिसा जाता है, मर जाता है। और रेवोल्यूशन ख़त्म होने के बाद वही एलाइड बंदे जो कंट्री के बाहर निकल गए रेवोल्यूशन के टाइम पे वापस आते हैं और रूल करते हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ के वजह से ही वी कैन टॉक अबाउट कि बेसिकली एलन एक्टोवियन ह्यूम जो है इन्होंने अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशियल लेवल पे बना के रखी थी। तो एज आई टोल्ड यू कि द रोल ऑफ एलन एक्टोवियन ह्यूम इज स्टिल अ डिबेटेबल वन। बट अब धीरे धीरे करके अगर हम लोग और आगे बढ़े तो सबसे पहले जो है हम लोगों को एक, जैसे एलन एक्टोवियन ह्यूम के ऊपर हमने शंका ली, तो वैसे ही हम लोगों को एक क्रिटिसिज्म या फिर एक बेसिकली अ डीप आई हैज़ टू बी पुट अपॉन विलियम वेडरबर्न एंड लाला लाजपत राय। जब 1913 में विलियम वेडरबर्न ने ये थियरी दी थी, तो वाई 1913? बिकॉज आपका फेस लॉस हो रहा था जो अभी हमने देखा। एंड 1916 में जब लाला लाजपत राय ने पिकअप किया, तो ऐसा नहीं है ना इनको नहीं पता था पहले के टाइम पीरियड में, तो आप 3 साल शांत क्यों बैठे थे? बिकॉज यू वर अ सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1916 आते आते आपकी जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है या फिर आप जो है बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस में सब सर्वियंट लीडर बनते जा रहे थे। एंड सब सर्वियंट लीडर किसको? तो ऑब्वियसली तिलक को पहले एंड दरआफ्टर गांधी। तो आपकी पोजीशन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसर्वियंट हुई या फिर जब डिटेरियोरेट हुई, तब जाके आपने ये सेफ्टी वॉल थियरी दी। तो डिसग्रंटल लीडर क्रिटिसाइजिंग कांग्रेस डिस्पाइट बीइंग इन कांग्रेस फॉर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 से लेके 1916 में आप यहीं पे तो थे। तो ऑलमोस्ट यू कैन से फॉर 25-30 ईयर्स आप कांग्रेस में रह चुके हो, आपने कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया। यू बिकेम द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड जब कांग्रेस में आपकी पोजीशन ख़राब हो गई,
तो आपने क्या दे के रखा है कि बेसिकली एक डिसग्रंटल्ड लीडर के तौर पे एक सेफ्टी वॉल थियरी दे के रखी है। तो जैसे एलन एक्टिवियन ह्यूम का रोल क्रिटिसाइजेबल है, वैसे ही अल्टीमेटली फिर विलियम वेडरबर्न एंड देयर आफ्टर फिर लाला लाजपत राय की इंटेंशन जो है वो भी क्रिटिसाइजेबल है कि अल्टीमेटली एलन एक्टिवियन ह्यूम हो सकता है कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है, तो वैसे ही हो सकता है सनबर्स वाली बात है कि लाला लाजपत राय एंड विलियम वेडरबर्न इन्होंने जब थियरी दी तो अपने फ़ायदे के लिए दे के रखी थी। वैसे अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम कुड नॉट एक्सप्लेन कि अल्टीमेटली फिर ह्यूम को ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा टाइम पीरियड जो वो क्यों गया। फर्दर अब रिसर्च से ये भी प्रूव हो चुका है, बिपान चंद्रा ने ही रिसर्च किया, बिकॉज अब हमारे पास सारे ही करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि द कॉन्टैक्ट इन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर फिर वॉइस रॉय, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे ही डॉक्यूमेंट जो आउट इन ओपन रखे हैं, इट इज़ अवेलेबल इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एज वेल एज नेशनल आर्काइव्स ऑफ द ब्रिटेन। एंड अल्टीमेटली इसमें 1878 में जब बेसिकली लिप्टन हुआ करता था, 1880 से लेके अल्टीमेटली फिर 1884 में रिपन हुए करते थे, एंड देयर आफ्टर फिर 1884 से लेके 1885 जब कांग्रेस बनी तब अल्टीमेटली लॉर्ड डफरिन वाज द वॉइस ऑफ आवर कंट्री। लिटरली एक भी ऐसा लेटर नहीं है विच कैन बी ट्रेस इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर वॉइस रॉय एंड देयर आफ्टर एलन एक्टिवियन ह्यूम। तो बेसिकली विलियम वेडरबर्न एंड लाला लाजपत राय दोनों का कहना था कि 1878 में रिपोर्ट आए एंड देयर आफ्टर फिर एलन एक्टिवियन ह्यूम जो है उन्होंने बेसिकली वाइस रॉय को कांटेक्ट किया। कौन सा वाइस रॉय ये तो इन्होंने बताया ही नहीं, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग ये तीनों वॉइस रॉय देखें, तीनों के साथ ऐसा एक भी लेटर नहीं है जिसमें एलन एक्टिवियन ह्यूम इज़ डिस्कसिंग समथिंग अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। अल्टीमेटली 1885 में जब ये डफरिन की पॉलिटिकल पार्टी बनी थी तो डफरिन ने अल्टीमेटली कांग्रेस जो है इसको बेसिकली सीरियसली ना लेने की अपील की थी कि इट इज़ नॉट अ सीरियस मैटर फॉर अस। पहले तो देयर आफ्टर डफरिन को ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी गया था, ही वॉज बेसिकली कॉल्ड अपॉन, और इनको एक इन्विटेशन गया था बट ही डिड नॉट कम। एंड देयर आफ्टर 1885 में डफरिन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के लेटर अब हमारे पास अवेलेबल है जिसमें अल्टीमेटली डफरिन जो है इज़ बेसिकली स्केप्टिकल कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अगर एओ ह्यूम बना रहे हैं तो आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस ही इज़ मेकिंग इट, एंड अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम विल सी। धीरे धीरे डफरिन ने अल्टीमेटली फिर एक क्रिटिकल एटीट्यूड जो इनकी तरफ का लेके रखा था, एंड 1888 में अल्टीमेटली डफरिन ने इनको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो है वो भी बोल के रखा था कि कांग्रेस रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इन दैट कैपेसिटी कांग्रेस जो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड नेवर बी टेकन ऑफ सीरियसली। कोई नेशनलिज्म नहीं है इंडिया में और इंडिया इज़ नॉट यूनिफाइड एज कांग्रेस इज क्लेमिंग। तो ऐसी कोई चीज़ जो है बेसिकली इंडिया में दिखाई नहीं देती है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये सारे डाटा के साथ साथ अल्टीमेटली एक और डाटा भी इसमें आपको याद रखना है कि 1878 जो टाइम पीरियड दिया गया था, एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम एलन एक्टिवियन ह्यूम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर वो काम कर रहे हैं तो समबडी शॉल एक्सप्लेन कि हाउ ही गॉट एक्सेस टू बाबा एंड देयर आफ्टर चेला, जिन्होंने बेसिकली रिपोर्ट सबमिट की है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर रिपोर्टिंग टू द होम डिपार्टमेंट। एलन एक्टिवियन ह्यूम ने अपनी ज़िंदगी में कभी होम डिपार्टमेंट में सर्व नहीं किया है। 1878 तो चलो दूर की बात रखते हैं, बट होम डिपार्टमेंट में अगर आप सर्व ही नहीं कर रहे हो तो हाउ यू गॉट एक्सेस। अल्टीमेटली बिपान चंद्रा जो है ऑलमोस्ट 15 से 20 साल इनका ये रिसर्च रहा है और उन्होंने पूरा ब्रिटिश आर्काइव यानी इंडियन आर्काइव जो है जितने लेटर है वो सब्जेक्ट खंगाल लिए, नॉट इवन अ सिंगल रिपोर्ट जो बेसिकली इन्होंने बेसिकली रेफ़र करके रखा हुआ है, ऐसा कोई रिपोर्ट जो हम लोगों को मिलता है 1878 का। नॉट ओनली 1878 बट पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव करियर भी बिपान चंद्रा ने इसके ऊपर का सर्च करके रखा था, ऐसा कोई भी एक भी रिपोर्ट जो वो नहीं मिला। एंड दैट्स अल्टीमेटली बिपान चंद्रा का ही एक फेमस कमेंट है कि इट इज़ हाई टाइम दैट सेफ्टी वॉल थियरी वॉज कन्फाइंड टू द केयर ऑफ महात्मास। ये महात्मा है फ्रॉम होम परहैप्स इट ओरिजिनेटेड। अल्टीमेटली महात्मा ये है या फिर महात्मा लोग ये है, इसके ऊपर अभी भी बेसिकली हिस्टोरियन डिबेट करते हैं कि अल्टीमेटली ये पॉट शॉट था लाला लाजपत राय एंड विलियम वेडरबर्न के ऊपर या फिर ही वॉज रेफरिंग रियली टू द बाबा एंड चेला। अल्टीमेटली यही वाला एंगल है, एंड दैट इज़ अल्टीमेटली सेफ्टी वॉल थियरी इज़ अ डिसक्रेडिटेड थियरी। बिकॉज चलो थियरी हमने मान ली, बट जब हम लोग थियरी देखते तो थियरी के लिए आपको एविडेंसेस देने पड़ते हैं ना। आपने क्या एविडेंसेस दिए कि एलन एक्टिवियन ह्यूम 1878 का रिपोर्ट, बाबा चेला वेयर इन कॉन्टैक्ट एंड देयर आफ्टर डफरिन वॉज इन कॉन्टैक्ट। अल्टीमेटली हमने चारों पैरामीटर देखे। चलो एलन एक्टिवियन ह्यूम के इंटेंशन एंड इसको हमने कंपेयर किया लाला लाजपत राय विलियम वेडरबर्न के इंटेंशन से। देयर आफ्टर फिर 1878 में हमने देखा था
कि आपके पास रिपोर्ट का एक्सेस आया कहाँ से, वो पॉसिबल ही नहीं। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको कोई एक्सेस नहीं होता है इंटेलिजेंस का, जो होम डिपार्टमेंट वाली बात है। एंड चलो अगर है तो ऐसा कोई ना कोई तो एक एविडेंस जो है ब्रिटिश आर्काइव्स में दिखना चाहिए, नहीं दिखा। 1885 में अल्टीमेटली आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्टैक्ट था क्या, तो कोई भी लेटर ना रिपन को, ना अर्लियर लिटन को एंड आफ्टर डफरिन को भी दिखाई देता है। तो हाउ कैन वी से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्पायर्ड विद एलन एक्टोवन ह्यूम टू क्रिएट इंडियन नेशनल कांग्रेस? इट इज़ नॉट हैपनिंग। एंड दैट्स व्हाई आपका पर्सनल बिलीफ कैन बी एनीथिंग, बट अल्टीमेटली जब हम लोग फैक्ट बेस्ड बात करते हैं तो अल्टीमेटली सेफ्टी वॉल थियरी हैज़ बिन रिफ्यूटेड। एंड इसको थोड़ा सा याद रखोगे। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर ऑप्शनल देन इसमें तो कोई सेंटिमेंट है ही नहीं, ये स्टेटमेंट जो बिंदास यूज़ करो। एंड देयर आफ्टर सेफ्टी वॉल थियरी जो है इट हैज़ बिन डिस्क्रेडिटेड एंड देयर आफ्टर डिस्कार्डेड। तो ये दोनों चीज़ें जो याद रखोगे। तो मैंने आपको जो है बेसिकली सारी चीज़ें समझा के रखी हुई है। एंड देयर आफ्टर फिर सेकेंड जो थियरी है दैट इज़ बेसिकली इट इज़ एन एम्बिशन एंड राइवलरीज ऑफ द इंडियन एलाइट। अल्टीमेटली एम्बिशन एंड राइवलरीज ऑफ द इंडियन एलाइट जो है ये वाला वर्जन भी अर्लीस्ट लेवल पे कॉलोनियल एंड लेटर ऑन इवन कैम्ब्रिज हिस्टोरियन ने देखे रखा हुआ है। अल्टीमेटली ये वाला वर्जन ऑल्सो वी हैव रिफ्यूटेड। अल्टीमेटली ये दोनों पर्टिकुलर वर्जन में हम लोगों को वही चीज़ दिखाई देती है कि कॉलोनियल कैम्ब्रिज वर्जन का वही कहना है कि देखो भाई ये क्या है, तो पहले बंगाल की लीडरशिप ने ट्राई किया एंड देयर आफ्टर फिर बॉम्बे की लीडरशिप ने ट्राई किया एंड बॉम्बे की लीडरशिप जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुई। तो ये क्या है कि बॉम्बे लीडरशिप जो बंगाल लीडरशिप के ऊपर जो है बेसिकली जेलस खा के बैठी हुई थी। तो ये नथिंग बट बेसिकली जेलसी का नतीजा है। एंड दैट्स वाई फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये लोग एलाइट लोग हैं एंड एलाइट लोग होने के साथ साथ ये लोग इंडिया के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होंगे। बट एज वी हैव सीन कि कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन बाय एंड लार्ज ट्रू है, बट टिल 1910 से लेके फिर 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। एंड देयर आफ्टर इनकी नॉट ओनली सोशल कॉम्पोजिशन बट ऑल्सो एजेंडा जो है दोनों भी चेंज हुए, जिसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। तो जो दोनों थियरीज़ जो है अब हम लोगों ने इसका जो फैक्ट देख लिया, इन ये थियरीज़ के ऊपर अभी हमने देखा कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनका नाम जो बिस्मर्च करने के लिए थियरीज़ जो है 1910 से लेके 1947 के बीच में बनी थी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज़ दैट कि अल्टीमेटली कांग्रेस वॉज इंडिया, इंडिया वॉज कांग्रेस। अगर आपको दोनों को बर्बाद करना है तो कांग्रेस को आपको बर्बाद करना पड़ेगा। जैसे ही कांग्रेस बर्बाद होगी आपका पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टूट जाएगा। पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अगर टूट गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्चुअली एक भी लीडर की माइंड माई लैंग्वेज बट औकात नहीं है कि अल्टीमेटली दे कैन क्रिएट अ पैन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑल ऑफ देम आर हैवीली आइडियोलॉजिकल। अगर कल कांग्रेस टूट जाता तो तिलक कभी इंडिया को एक साथ नहीं लेके आ सकते थे बिकॉज वो एक्सट्रीमिस्ट थे। फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले कभी भी इंडिया को एक साथ नहीं लेके आ सकते थे बिकॉज दे वेर मॉडरेट। वैसे ही महात्मा गांधी अल्टीमेटली पूरे इंडिया को एक साथ नहीं लेके आ सकते थे बिकॉज ही वॉज अ कंजर्वेटिव राइट विंगर पॉलिटिशियन। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस पूरे इंडिया को एक साथ नहीं लेके आ सकते थे बिकॉज ही वॉज अ कम्युनिस्ट पर्सन। एंड वैसे ही अल्टीमेटली नेहरू पूरे इंडिया को एक साथ एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लेके आ सकते थे बिकॉज ही वॉज सोशलिस्ट इन नेचर। एंड जब आप एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए काम करते हो विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू अदर आइडियोलॉजी, हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट अ पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सारे ही लोग रिप्रेजेंटेटिव रहे। एंड यही बेसिक नोशन ब्रिटिशर्स को पता था एंड यही बेसिक नोशन को अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए ब्रिटिशर्स ने मल्टीपल ट्राई करके रखे हैं कि ब्रिटिशर्स ट्राई टू ब्रोक डाउन दिस कांग्रेस फ्रॉम विथ इन। इसकी वजह से मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट झगड़े इन्होंने लगाया। जब वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो कॉन्स्पिरसी थियरीज दी एंड वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया तो विथ इन गांधीयन लीडरशिप में भी अल्टीमेटली इन्होंने झगड़े लगाने चालू किए एंड साइमल्टेनियसली फिर हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी इंडिया में चला दिए। तो ये सारा का सारा जो है कॉलोनियल लोगों का किया धरा है एंड अनफॉर्चुनेटली सर्टन पर्सनैलिटीज़ जो है इंडिया की उन्होंने ब्रिटिशर्स जो इनको इन दिस रिगार्ड जो सपोर्ट करके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग लाला लजपत राय, जिनके ऊपर लेटर ऑन देखेंगे कि ही वॉज अ बेसिकली मेंबर ऑफ द रिस्पॉन्सिवस ग्रुप इन आवर कंट्री। एंड यही रिस्पॉन्सिव ग्रुप मतलब कौन है कि अल्टीमेटली वो लोग हैं जिन्होंने बोलना चालू किया कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर इंडिया एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश लोग जब हिंदू रिलीजन के करीब लाने चाहिए एंड हिंदुओं को बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है वैसे। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री वी कैन से, जिसकी वजह से फिर कांग्रेस को बसमच किया गया। एनीवेज वॉट एवर द पर्सनल ओपिनियन माइट बी, मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव थियरी उसका फैक्ट एंड देयर आफ्टर दोनों वर्जन जो बता के रखे हुए हैं। कांग्रेस के ऊपर का एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड टू यू, तो अल्टीमेटली यू कैन टेक योर ओन साइड। बट एग्जाम में अगर कोई बेसिकली सवाल आता है तो ऑलवेज ट्राई टू बी न्यूट्रल एंड दैट अल्टीमेटली सम्स अप
टुडेज सेशन कि अल्टीमेटली आज के टाइम पीरियड में हम लोगों को पार्ट 1 कवर अप करना था, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव डन. वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट 2 इन टुमारोज पॉलिटिक्स, जिसमें हमको फिर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कवर अप करने. हमको देखना पड़ेगा ना कि मॉडरेट लीडर कौन कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन थे, एंड अल्टीमेटली इन्होंने किया क्या. एंड देयर आफ्टर फिर